नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है तू ही मेरा मेहरबान है और इसकी राइटर है नौशीन फ़याज़। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। सर्दियों की ये शाम शदीद तरीन ठंडी है। हवा वो जो कांपने पर मजबूर कर दे। सड़कों पर ट्रैफिक की सूरत, ज़िंदगी रवां दवा है। सड़क के किनारे किनारे सूप और यखनी की रेड़ियां लगी हैं। गलियों में छोटे छोटे बच्चे हाथों में कूलर या टोकरियां उठाए गर्म अंडे की आवाज़ें लगाते गुजरते जा रहे हैं। कबाबों की गर्म खुशबू इश्तिहा अंगेज़ है। शहर के वस्त में खड़े मशहूर शॉपिंग मॉल में आते जाते ग्राहक रौनक में इजाफा कर रहे हैं। ऐसे में अपने बेहतरीन ग्रे रंग के 3 पीस सूट में मलबूस वो शख्स बेचैनी से किसी का इंतज़ार कर रहा है। उसके कान कमरे की पुरसुकून खामोशी से परे बाहर के शोर गुल पर लगे हैं। दरवाजे के बाहर कदमों की चाप उभरती और एक भारी वजूद की औरत अंदर कदम रखती है। हारून शम्स उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो हारून पहलू बदलने पर मजबूर हो गया। तफतन कनपट्टियों को उंगलियों से मसलती वो दीवार के साथ कतार में लगी कुर्सियों में से एक पर गिर गई। आह मेरा सर, मेरी याददाश्त चली गई है। उसे झटका लगा था। ये वही आवाज़ थी और वो क्या कह रही थी। वो उसकी मदद के लिए उठा लेकिन उसने हाथ के इशारे से मना कर दिया। हाँ, वो उसकी अदाकारी और सदाकारी पर दाद देना नहीं भूला था। आखिर इसीलिए तो वो यहाँ आया था। हाँ तो मोहतरम कज़न साहब, मुझे बिल्कुल याद नहीं पड़ता कि मेरी ननियाल या ददयाल में किसी मामू चाचू ने मुझे आप जैसे नमूने की कज़न होने का शर्फ बख्शा हो। अब सीधी तरह बताओ कौन हो और क्यों आए हो, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाती हूँ, बाहर उठाकर फेंक देंगे। इतना तरद्दुद क्यों, खुद ही टक्कर मार दो। अल्फाज तो उसने लबों में रोक लिए थे लेकिन हंसी उसके काबू में नहीं आई। मैं यहाँ लतीफ़े सुना रही हूँ, उठो यहाँ से और निकलो बाहर। खातून रुकिए प्लीज़, मेरी क्या कहा। उसकी बात काट कर वो दहाड़ी। क्या ही चिड़िया घर में शेर दहाड़ता होगा। उसे फिर हंसी आ गई। कौन खातून, जलील आदमी, तुम्हारी बेटी की उम्र की होंगी और तुम। उसका हाथ बेसाख्ता सर पर जा पड़ा था जिससे उसने बात अधूरी छोड़ दी। एक बार फिर दरवाज़ा खुला और वही मैनेजर अंदर आया जो नैना को बुलाने गया था। हो गई बात, चलो अब काम पर पहुंचो। कुर्सी पर बैठते ही उसने उन दोनों की तरफ देखे बिना हुक्म जारी किया और लैपटॉप अपने आगे सिरका लिया। आंखों से आग बरसाती वो बाहर निकल गई तो नाचार हारून को भी उठना पड़ा। जिस किसी ने उसका नाम नैना रखा था बिल्कुल ठीक रखा था। चर्बी और गोश्त की तहों के नीचे उसके सारे नक्श दबे हुए थे। इसके बावजूद उसकी आंखें, उसकी बड़ी बड़ी आंखें खासी नुमाया थी। इससे बात किए बगैर तो वो वहाँ से जाने वाला नहीं था। इसलिए पहले तो उसने सोचा उसे अंदर ही कहीं तलाश करे, लेकिन मुसीबत ये थी कि इतने बड़े शॉपिंग मॉल में वो उसे कैसे तलाश कर सकता था। फिर उसने आसान तरीका निकाला, वो ये कि इमारत से बाहर निकलकर वो एक ऐसी जगह जा बैठा जहाँ से मरकज़ी गेट पर नज़र रख सके। वो एक वॉइस ओवर एक्टर था। मुख्तलिफ ममालिक से उर्दू में डबिंग होने वाली फ़िल्मों के अलावा मुख्तलिफ चैनल्स पर इश्तिहारात वगैरह के लिए वॉइस ओवर करता था। अब उसके पास बच्चों की एक कार्टून फिल्म थी जिसके लिए उसे किसी लड़की की आवाज़ चाहिए थी। इरफान बसरिया ने इस फिल्म के लिए बाकायदा शर्त रखी थी कि लड़की वो खुद ढूंढेगा। इसकी भी एक अलग ही कहानी थी। पहले ये वॉइस ओवर मारिया करने वाली थी, लेकिन एक शाम जब वो इरफान बसरिया के सामने उसके पंजाबी लबो लहजे में उर्दू बोलने पर तनकीद कर रहा था, उसने सुन लिया और फिर चीख चीख कर सारा स्टूडियो सर पर उठा लिया। उसकी एक ही रट थी, अगर ये वॉइस ओवर मुझसे करवाना है तो इसे चलता करें। अब इरफान बसरिया जैसा कंजूस शख्स उसे कैसे जाने दे सकता था। मारिया ने महज 2 से 3 आवाज़ें करनी थी, जबकि हारून ने 4 से 5 आवाज़ें आसानी से निपटा लेनी थी। तभी उसने हारून से कह दिया था कि अब नुस्वानी आवाज़ भी उसे खुद ढूंढनी है, वो भी कम से कम मुद्दत में। उसने 1-2 से बात भी की थी, लेकिन उनकी तलब जितना इरफान बसरिया ने अदा नहीं करना था, सो वो हनूज़ शशोपंज में मुब्तला था कि ये फिल्म मारिया को देखकर खुद अगली का इंतज़ार कर ले या कोई आवाज़ ढूंढ ले। उस दिन करीम के इंतज़ार में एक सस्ते से रेस्टोरेंट में बैठा वो बर्गर खा रहा था जब उसने पिछली मेज़ पर बैठी लड़कियों में से एक की आवाज़ सुनी। चलो जी, आ भी गया फ़ोन उस खड़ूस का। नैना को दो ये बात करती है, दूसरी आवाज़ ने मशवरा दिया। हेलो सर, हम रास्ते में हैं, रश बहुत ज़्यादा है, बस पहुंचने वाली है बस। ओए अंधा हुआ है क्या, तेरे बाप की बस है। ओ नहीं सर, एक अंधा पैर पर चढ़ गया था, बस हम पहुंच रहे हैं सर। कॉल ख़त्म होते ही सबका मुश्तरका कहका गूंजा और वो जो आवाज़ की खूबसूरती में खो कर रह गया था एकदम होश की दुनिया में पलटा। चलो अब निकलो जल्दी। नैना, बर्गर हाथ में पकड़ लो, रास्ते में खा लेना। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता वो लड़की अफरा तफरी में निकल पड़ी। बड़ा सा मुंह खोलकर बर्गर खींच खींच कर तोड़ती वो लड़की बाकी लड़कियों के घेरे में थी। सो वो उसका साइड पोज ही देख पाया था बिल अदा करके। जब तक वो उनके पीछे भागा वो जाने कहाँ चली गई थी। उन्होंने शॉपिंग मॉल की वर्दी पहन रखी थी। जैकेट की पुश्त पर
मॉल का नाम लिखा हुआ था, जिससे उसने अंदाज़ा किया कि वो उस शॉपिंग मॉल में काम करती हैं। करीम का फ़ोन आया तो वो वापस चला गया। इसके बावजूद उसका इरादा था कि पहली फुर्सत में वो उस शॉपिंग मॉल की करीबी शाख का ज़रूर चक्कर लगाएगा। सो वो यहाँ था। उसने मैनेजर से झूठ बोला कि नैना उसकी कज़न है, फ़ोन पर जवाब नहीं दे रही, उससे ज़रूरी काम है। वो जानता था काम के दौरान फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त कम कम इदारों में होती है, इसलिए बेधड़क झूठ बोल गया था। अब इतनी ख़वारी के बाद वो ऐसे तो नहीं जा सकता था ना। 3.5 घंटे के असाब शिकन इंतज़ार के बाद वो उसे बाहर आती दिखाई दी। इसके साथ एक और लड़की भी थी। उसके हाथ में जामुनी रंग का चॉकलेट की पैकेट दूर से भी वाज़े दिखाई दे रहा था। पहले बर्गर और अब ये इतनी बड़ी चॉकलेट, इसीलिए वो इतनी मोटी थी। अपनी सोच पर वो खुद ही हंस पड़ा। अगर वो उसे इस बात पर हंसता देख लेती तो एक बार फिर बात सुने बगैर चली जाती। एक्सक्यूज़ मी, मेरी बात सुन ले प्लीज़। उसके करीब होकर उसने आहिस्ता से कहा। उसके साथ 2 कदम आगे चलती लड़की से कदरे फासले पर था वो। तुम अभी तक दफ़ा नहीं हुए, फुल वॉल्यूम में जवाब आया था। आगे जाती लड़की भी मुड़कर उसके पास आई। क्या हुआ नैना? कुछ नहीं, तुम चलो मैं देख लेती हूँ। गहरी नज़रों से तकती वो आगे चली गई तो हारून हिम्मत पाकर एक बार फिर बोला, देखिए गलत फहमी हो गई, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। अगर आप थोड़ा वक्त दे तो मैं समझा सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं समझना। अब तुम यहाँ से चलते फिरते नजर आओ, वरना अभी शोर मचा दूंगी। तुम मुझे अगवा करने वाले हो। चॉकलेट का बड़ा सा टुकड़ा काटते वो हारून को पत्थर कर गई थी। वो वहीं खड़ा रह गया था। नैना को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी जान छोड़ देगा, इसलिए हैरत से पीछे मुड़कर देखा। नैना का चेहरा देखते उसके मुंह से हंसी का फव्वारा उबल पड़ा। नैना सर झटक कर आगे बढ़ गई। वो डग भरता उसके बराबर आया। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं या कोई भी तुम्हें अगवा करने की हमाकत कर सकता है? और कोई तुम्हें अगवा करने ही क्यों लगा? तुम जैसी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की से तावान में कोई भारी रकम तो मिलनी नहीं। उसने फाड़ खाने वाले अंदाज में हारून को देखा, मगर वो अपनी धुन में बोलता रहा। अब ऐसे तो मत देखो, किसी अमीर घर की लड़की यहाँ मॉल में तो काम करने से रही, और लोअर मिडिल क्लास अब इतने खुले ज़हन की नहीं कि लड़कियों को ऐसे खुलेआम नौकरी के लिए भेज दे। आप जनाब का तकल्लुफ़ बहुत हो चुका था, इसलिए तुम कहने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तुमसे मतलब? अपनी बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ। और तुम्हें अगवा करके घाटा ही होना है। इतने तो मिलने नहीं जितने तुमने खा जाने हैं। तुम चाहते क्या हो जलील इंसान? सड़क किनारे रुककर वो संजीदगी से उससे उसका मसला पूछ रही थी। ये जलील इंसान चाहता है अगली बार कोई जलील इंसान तुम्हारे मोटापे का मजाक ना उड़ा सके। तुम 5 मिनट बात सुन लो, इसके बाद जो कहोगी वैसा कर लेंगे। कहो। यहाँ नहीं, कहीं तसल्ली से बैठकर। कल जिस वक्त और जहाँ कहोगी मैं आ जाऊँगा। चेहरे मेरे से तो वो खासा माकूल नज़र आ रहा था। नैना ने रुककर उसका मुकम्मल जायज़ा लिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। हारून अगर 1 मिनट भी देर करता तो वो सामने रुकी बस में चढ़कर चली जाती। इस थोड़ी मदद कर दे प्लीज़। अब की बार वो सबा की तरफ पलटा था। नैना ने खा जाने वाली नज़रों से उसे घुरा था, जबकि सबा ने पैर वापस खींच लिया। क्या ज़रूरत पड़ी थी इस मनहूस के मुंह लगने की? नैना को बहुत गुस्सा था सबा पर। सबा ने फरा के सामने इस बात का तज़किरा किया था और अब वो पूछ रही थी। सबा ने मुकम्मल तफसील फराहम करके BBC का फरीज़ा अंजाम दिया। तो क्या हो गया सबा? वो आए तो कहीं जगह तय कर लेना। यासिर के आने की तैयारी कर रही हूँ, वरना मैं खुद उसे लेकर जाती। यासिर फराह का खालाजाद और मंगेतर था, जो पिछले कुछ साल से सऊदीया में मकीम था। अब वो वापस आ रहा था और इसके साथ ही फराह की शादी तय पा जानी थी। इसी वजह से उसने मॉल से नौकरी छोड़ दी थी, वरना नैना को घसीटने वाली वही थी। फराह उसकी अच्छी सहेली थी, जो कि उम्र में उससे काफ़ी बड़ी थी, मगर नैना से बहुत प्यार करती थी। हर मामले में उसकी मदद करती थी। उनकी दोस्ती की कहानी भी दिलचस्प थी। मोहल्ले में शादी की एक तकरीब में नैना ने जिद करके फ़्रॉक पहन लिया और उसकी अमूमन लड़कियों ने उसका वो मजाक बनाया कि नैना वही बिना किसी लिहाज के ऊंची आवाज़ में रोने लगी। तब फराह ने उन सब की खूब क्लास ली थी। अखलाकियात पर इतना बड़ा लेक्चर दिया कि नैना ने रोना भूलकर बहुत ध्यान से सुना। इसके बाद 1-2 लड़कियों ने उसकी दिल आज़ारी पर सॉरी भी कहा और नैना इतने में खुश हो गई। इसके बाद उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो हमेशा नैना की दिलजोई करती और ज़रूरत पड़ने पर हर तरह साथ भी देती थी। उसके ना करते भी फराह ने सबा को अपना हामी बना लिया था। अगले दिन वो फिर आया था और सबा ने मिल बैठकर बात सुनने की हामी भर ली थी। अब बस में बैठी नैना दबी दबी आवाज़ में उस पर घरा रही थी, जबकि वो बड़े सुकून से फ़ोन पर गेम खेलने में मसरूफ़ थी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम ये चवलियाँ मार रही हो। क्या हो गया नैना? क्या हम दिन में 70 मर्दों से बात नहीं करते? अब अगर तुम्हारे फ़ायदे के लिए हम उस बंदे की दोस्त सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैनेजर ने तुम्हें घर से तो बुलाया नहीं था काम के लिए, तुम खुद चल कर आई थी। अब अगर वो बंदा कह रहा है तो सुन लेने में क्या हर्ज है? हम कोई दूध पीती बच्चियाँ तो है नहीं कि वो हमें खिलौनों की बातों से बहला लेगा। फिर वो ऐसा लगता भी नहीं। एक बार तसल्ली से बात कर लेते, फिर अगर कुछ ना समझ में आया तो ना कर देंगे। वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। घर से तो आकर तुम्हें उठा नहीं ले जाएगा। सबा ने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा खा लिया था, जो कि एकदम उसकी तबीयत साफ़ कर दी थी।
नैना ने मुंह फुला लिया, मगर दिल ही दिल में वो सबा की बातों से मुत्फिक भी थी। एक बार बात करने में क्या हर्ज था? कुछ नहीं होगा यार, बल्कि चलो अच्छा हुआ, एक वक्त कुछ मज़े का खाने को मिल जाएगा, फिर तुम्हारी मर्जी कि उसकी बात मानो या ना मानो। उसका सड़ा हुआ मुंह देखकर सबा ने दोबारा कहा तो उसने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा। अगले दिन नैना के बताए एक निस्बतन महंगे लेकिन गैर मारूफ रेस्टोरेंट में वो तीनों आमने सामने बैठे थे। उसकी मर्जी का बड़ा हैवी मेन्यू सर्व भी किया जा चुका था और अब खाने के बाद हारून ने उसे अल्प से ये तक तो नहीं, अलबत्ता सीधा सीधा बातें समझा दी थी। वो बहुत तवज्जो से सुन रही थी। इससे बात करके हारून को अंदाज़ा हो गया था वो बहुत सादा और कम उम्र लड़की थी जिसे अभी दुनिया की हवा नहीं लगी थी। वजह बिलाशुबा उसका बेहद फैला हुआ वजूद था कि किसी ने उस पर तवज्जो नहीं की थी। खैर उसे क्या, उसे तो आवाज़ से मतलब था जो मिट्टी के घड़े में खनकते घुंघरू जैसी दिल आवेज थी। लेकिन ये जो वॉइस ओवर है, इससे वज़न कैसे कम होता है? इसकी साइंस पर हारून भौंकचा रह गया। उसे समझने में वक्त लगा था। मैंने कब कहा इससे वज़न कम होता है? कल खुद ही तो कहा था कि अगली बार कोई जलील मेरे मोटापे का मजाक ना उड़ा सके, इसलिए मुझे तुम्हारी बात सुननी पड़ेगी। उसने अटक अटक कर बात मुकम्मल की। देखो, जब तुम्हारे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो तुम सर्जरी करवा सकती हो, लेकिन मुझे ऑपरेशन वगैरह से बहुत डर लगता है, इसलिए इन पैसों का कोई फ़ायदा नहीं। मायूसी से उसका चेहरा देखकर वो उठने लगी। मेरी बात तो सुनो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी करनी और खुद तुम्हें भी शौक तो होगा आम लड़कियों की तरह कपड़े पहनने का, तारीफ़ें सुनने का। तुम अपने ख्वाब पूरे कर सकती हो। वो उसे बता चुका था लेकिन कायल नहीं कर पा रहा था। अगर तुम्हें 1-8 घंटा काम करके 2-4 हज़ार मिल जाते तो क्या बुराई है? तुम्हें रोज़ बसों में धक्के खाते मॉल तो नहीं आना पड़ेगा। यहाँ मैं इसीलिए आती हूँ कि चलने फिरने से वज़न कम हो सके। उसकी बात काटकर बेसाख्तगी से कहकर उसने दांतों तले ज़बान दबा ली। हारून मुस्कुराया। सर्जरी से कोई तकलीफ़ नहीं होती, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम इतनी स्लिम स्मार्ट हो जाओगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगी और प्यारी लगोगी। वो उसकी आंखों में ख्वाब टांक रहा था, उसे लालच दे रहा था। वो अगर थोड़ी सी भी समझदार होती तो जान लेती भूख किसी एक तरह की थोड़ी होती है। किसी को खाने की भूख, किसी को पहनने की भूख, किसी को तारीफ़ की भूख, फिर जैसी भूख वैसा खाना। वो उसके अंदर भूख जगा रहा था और साथ साथ उस भूख का चारा डाल रहा था कि वो चुग ले। मुझे फील्ड में एक से बढ़कर एक आवाज़ मिल सकती है, लेकिन तुम जानती हो मैंने तुम्हारा इंतखाब क्यों किया है। तुम्हारी आवाज़ में एक स्पार्क है, एक चार्म है, ऐसी मासूमियत है जो फील्ड में काम करने वाली लड़कियों में आम तौर पर नहीं होती। तुम एकदम से छा जाओगी, तुम्हें काम मिलेगा, तुम्हारी पहचान होगी। सबसे बढ़कर तुम अपने इस वजूद के साथ ज़िंदगी की दौड़ में बहुत से कामयाब लोगों से कहीं आगे चलोगी। वो उसे आसमान पर चढ़ा रहा था ताकि उसे फैसला करने में दुश्वारी ना हो, मगर मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। बल आखिर उसने हथियार डाल दिए। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें स्टूडियो ले जाऊंगा और सब सिखा भी दूंगा, समझा भी दूंगा। लेकिन मैं अपने अब्बू को बताए बगैर नहीं जाऊंगी। नियम रजामंदी दिखाती वो उठ खड़ी हुई। वो तुम्हारा सर दर्द है, उन्हें मना लेना। ऐसे मौके ज़िंदगी बार बार नहीं देती। तुम्हारे पास आवाज़ है, एहसास है, जिसे तुम आवाज़ में समोना जानती हो। ये फ़न है और फ़न सबके पास नहीं होता। ये मेरा कार्ड है, मुझे फ़ोन करके बता देना। कार्ड लेकर उसने बैग में डाल लिया था। हारून बुरी तरह डरा हुआ था। अगर वो फ़ोन न करती तो उसने तो इस चटोरी को आज कुछ ऐसा कहा ही नहीं था कि वो गुस्सा हो जाती। फिर भी अगर उसका इरादा न बनता तो ऐसा करो, अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दो, मैं खुद तुम्हें फ़ोन करके पूछ लूँगा। असल में लोग इतनी बेवजह कॉल्स करते हैं कि मैं फ़ोन उठाता ही नहीं। ऐसा ना हो कि तुम फ़ोन करो तो मुझसे मिस हो जाए। एक गहरी नज़र उसके चेहरे पर डालकर उसने अपना फ़ोन नंबर लिखवाया और बाहर निकल गई। तुम शक्ल से समझदार लगती हो, समझाना इसे। उसके पीछे उसने सबा से कहा था। वो चली गई तो हारून ने सुख का सांस लिया था। फ़ोन उसके हाथ में ही था कि इरफान का फ़ोन आ गया। बस रिया साहब, लड़की मिल गई है, 1-2 दिन में मिलवाने लाता हूँ, आप बेफिक्र हो जाइए, दिल खुश हो जाएगा आपका। उसकी बात सुनने से पहले ही उसने उसे खुशखबरी सुना दी थी। वो कंप्यूटर के सामने बैठी थी। पास ही चाय का कप ट्रे में औंधा पड़ा था। खाली थर्मोस का ढक्कन भी पास ही पड़ा था। मूंगफली के छिलके तकरीबन सारे फर्श पर बिखरे हुए थे। उसकी नज़र कंप्यूटर की स्क्रीन पर थी जहां उसकी अपनी तस्वीर दिखाई दे रही थी। बच्चों के एक नाम और जरीदे में वो 11 साल की उम्र से कहानियाँ लिख रही थी। अब अदाकारा उसका इंटरव्यू तस्वीर के साथ शाया करना चाहता था। वो भी चाहती थी कि उसका इंटरव्यू लगे और लोग उसे जाने, लेकिन अपनी कोई तस्वीर उसे इस जाविये से पसंद ही नहीं आ रही थी जो वो इदारे को भिजवा सके। कुछ उसका जहन यूँ भी उसका साथ नहीं दे रहा था। कल और आज का दिन उसके लिए अजीब था। एक शख्स उसके पीछे मॉल तक आता है, मैनेजर को उसका कज़न बताकर मुलाकात के लिए बुलवाता है। उसने संजीदगी से इस मामले को देखा ही नहीं था, इसलिए तो ड्रामा करके उसकी सुने बगैर उसे भेज दिया था। वो कैसा ज़िद्दी था कि इतनी देर उसके बाहर आने का इंतज़ार करता रहा और फिर उसकी बातें, आज उसने जो कहा था और फिर जो फरा घर तक सर खाती रही। वो अपना जहन
मर्तकिज़ नहीं कर पा रही थी। बचपन में उसे न्यूज़ कास्टर बनने का बहुत शौक़ था। वो 4 कागज़ सामने रखे बड़ी रवानी से फ़र्ज़ी खबरें पढ़ा करती थी। बहुत अरसे से वो जानती थी कि उसकी बोली सलीस और रवां है। वो अल्फ FM पर भी काम करना चाहती थी। एक बार तो फ़राह के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम तक का चक्कर लगा आई थी कि किसी ने बताया था कि FM का दफ्तर वहाँ कहीं है, मगर ये सब 3-4 साल पहले की बात है। वो शख्स उसे आकर बता रहा था कि उसकी आवाज़ में स्पार्क है, चार्म है। इसके बावजूद उसे वो शख्स झूठा लग रहा था। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था जैसे वो गलत बयान नहीं कर रहा। उसका कोई इरादा नहीं था घर में इस बारे में बात करने का, फिर भी वो उसे नंबर दे आई थी। दिल को जैसे कोई मुसलसल चुटकियों में मसल रहा था। क्या वाकई वो ज़िंदगी की दौड़ में दुनिया के साथ चल सकती थी? क्या वाकई उसके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि वो सर्जरी करवाकर खूबसूरत लग सके? क्या वाकई? कंप्यूटर बंद करके वो बिस्तर पर जा लेटी। फ़ोन पर एक ऐप के ज़रिए उसने अपनी तस्वीर में तब्दीलियां करनी शुरू की। गालों पर लटकता हुआ गोश्त साफ़ किया, थोड़ी का रकबा कम किया, कमर पतली की और ऐसी कुछ और तब्दीलियां की। आखिरी उभरने वाली छवि देखकर वो देखती रह गई। क्या था अगर बनाने वाले ने उसे बराह रास्त ऐसा ही बनाया होता? तस्वीर डिलीट करके मुँह पर तकिया लेकर वो सोने की कोशिश करने लगी। नैना, इतना गंदा किया हुआ है कमरा, कुछ तो मेरा एहसास कर लिया करो। घर के काम तुमसे होते नहीं और नौकरी करके वज़न कम करना है। पता नहीं वहाँ भी कुछ काम वाम करती हो कि नहीं? अम्मी की आवाज़ पर उसने मुँह से तकिया उठाया। मेरे बाप का मॉल नहीं है जो मुझे बिठाकर खिलाएंगे। काम करती हूँ वहाँ, फिरकी की तरह बार बार एक जगह से दूसरी जगह चक्कर काटने पड़ते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि मुझसे आप लोगों की जान छूट सके। भीगी आवाज़ में शोर मचाती वो कमरे से निकलकर छत पर चली गई। वज़न कम करने के लिए उसने टोटके भी बहुत कर लिए थे और ज़िल्लत भी बहुत सह ली थी। रिश्तेदार और जानने वाले सभी उसके वज़न पर बात करते थे। 20 साल की उम्र में वो 40 की लगती थी, मगर उसका क्या कसूर था? वज़न पर उसका इख्तियार नहीं था। अगर वो इस वज़न की वजह से इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती थी तो उसकी आवाज़ भी अल्लाह की देन थी। वो उसे अपने लिए इज्जत भी कमा सकती थी। उसने हारून के साथ काम करने का सोच लिया था। तंग तंग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नैना का सांस फूल गया था। उसे घबराहट हो रही थी। दिल चाह रहा था यहीं से वापस पलट जाए। वो घर में किसी को बताकर नहीं आई थी। मैनेजर को फ़ोन करके उसने तबीयत खराबी का बहाना कर दिया था। वो जानता था नैना कभी छुट्टी नहीं करती। अब अगर वो कर रही थी तो वाकई बीमार होगी। और अब वो हारून नामी उस बंदे की मैयत में उस मुख्तसर राहदारी से गुजरकर एक कमरे में दाखिल हो रही थी। हॉल नुमा ये कमरा अरफान बसरिया का दफ्तर था। एक तरफ खस्ता हाल सोफ़ा पड़ा था जिसके आगे चौबी मेज़ पर 2-3 गिलास और पानी का एक जग पड़ा था। एन सामने मेज़ के पीछे एक स्याह बुलंद कुर्सी थी जो इस वक्त खाली थी। मेज़ के सामने भी 3 कुर्सियां पड़ी थी। यहाँ बैठो, मैं फ़ोन करके आता हूँ। असल में यहाँ सिग्नल ज़रा कम कम आते हैं। उसे बिठाकर वो उसी दरवाजे से बाहर निकल गया जहाँ से वो अंदर आए थे। उसका दिल खुश्क पत्ते की तरह लर्ज रहा था। वक्त गुजारी के लिए वो इधर उधर देखने लगी। सीडीज़ का एक ढेर था जो मेज़ के दाएं जानिब पड़ा हुआ था। मेज़ पर गर्द और सिगरेट के जले हुए टुकड़े पड़े हुए थे। कांच का टूटा हुआ एक ग्लास भी सीडीज़ के पास पड़ा हुआ था। बड़ा मैला सा दफ्तर था। नैना के ज़हन में तो कुछ और ही खाका था। मुझे लगा दफ्तर में मौजूद नहीं, यही है, आ रहे हैं। उसके साथ वाली कुर्सी संभालते उसने कहा तो नैना ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ भाई हारून, ले आए लड़की को। टिश्यू के साथ मुंह साफ करता वो शख्स इंतहाई बाएं जानिब उस दरवाजे से नमूदार हुआ था जिस पर पहले नैना का ध्यान नहीं गया था। अब आपसे वादा किया था, पूरा तो करना ही था, उसने शुगुफ्तगी से जवाब दिया। नैना, ये अरफान साहब है और अरफान साहब ये नैना है, वो आवाज़ जिसकी मैंने आपसे बात की थी। ओह, ये औरत अब हीरोइन की आवाज़ करेगी। खुदा का खौफ खाओ कुछ। नैना के सलाम लेने से पहले ही अरफान की आवाज़ ने उसका रहा सहा एतमाद भी छल नहीं कर दिया। माथे से उड़े हुए बालों के साथ गोल मटोल तोंद वाला उस पर बात कर रहा था। यार अरफान साहब, ऐसे ना कहिए। नैना की उम्र बहुत कम है। जब बोलती हो तो जैसे सितार के तार हिलते हैं। एक बार आवाज़ तो सुनिए इसकी, कहकर वो नैना की तरफ मुड़ा। नैना, सर से बात करो। अच्छा ये बताओ अभी तक क्या काम किया है? अरफान ने बराह रास्त उसकी आंखों में झांका तो वो गड़बड़ा गई। मैं? ओ यार, कहाँ से ये बकरी उठाकर ले आए हो? बल्कि भैंस, मुझे लगता है फिल्म को तुमने अपनी अना का मसला बना लिया। छोड़ो यार, तुम कोई और फिल्म कर लेना। मैं मारिया से कहता हूँ कल से काम पर आ जाए। वो उठकर जाने लगा था, इससे पहले कुर्सी धकेलकर नैना उठ खड़ी हुई। आंसू जब्त करने के चक्कर में उसका चेहरा बिल्कुल कुप्पा हो गया था। तुम एक वाहियात बुढ़े हो। तुम्हारे माथे पर ये 4 बाल दरअसल इसीलिए बाकी हैं कि कोई मुझ जैसी से नोच कर तुम्हारे मुंह पर दे मारे। तुम्हारा मटके जैसा पेट है, किसी दिन फट जाओगे, मोटे गैंडे आलू। उन दोनों को गुमसुम छोड़कर वो बावजूद कोशिश के बहते चले जाने वाले आंसू साफ करती थल थल करती बाहर चली गई। उन दोनों में पहले हारून होश में आया था। दिल खुश कर दिया लड़की, शाबाश, उसने कह के दबाते अरफान बसरिया का चेहरा देखा। उसका मुंह बेयकीनी से खुला हुआ था। ये लड़की क्या कह गई है?
अरफान साहब गुस्सा मत कीजिएगा, आपने भी तो उसकी सुने बगैर उसे क्या क्या कह दिया। मैं तो तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अपनी सूरत मत दिखाना अब मुझे। कफ उड़ाते वो हारून पर चढ़ दौड़ा। वो फील्ड की नहीं थी, सस्ते में काम कर देती और शुक्रगुजार अलग होती। इससे सिर्फ यही नहीं और बहुत से काम लिए जा सकते थे, मगर आप। उसने बात अधूरी छोड़ी और नैना के पीछे बाहर निकल गया। उससे तीसरे दिन वो ड्यूटी से फारिग होकर घर जाने लगी तो एक बार फिर वो उसे मॉल की पार्किंग में खड़ा मिल गया। उस दिन से उसने अपनी दूसरी सिम डाली हुई थी, इसलिए वो फ़ोन पर राब्ता नहीं कर पा रहा था। उसे देखकर नज़रअंदाज करते वो खामोशी से बाहर निकल आई। वो भी उसी खामोशी से उसके साथ साथ चलता रहा। फरा ने उस दिन पूछा भी था क्या बना, मगर ये पहली बार था कि वो उसे अपनी बेइज्जती का बता नहीं सकी। उसने सादगी से बस इतना कह दिया था, नहीं बनी बात और अब इस बारे में हम कोई बात नहीं करने वाले। तुम चलो, मैं आती हूँ। सबक उसने आगे भेज दिया। मोटे होने का एक यही फ़ायदा उसके जहन में आता था कि कोई उस पर शक नहीं करता था। शायद मोटे लोगों का दिल उनकी चर्बी तले दब कर मर जाता है। उसने सोचा। जल्दी वो अपने ख्यालों से बाहर निकल आई थी। एक बार फिर दाएं जानिब वो उसकी मौजूदगी और खामोशी महसूस कर रही थी। तुम एक इंतहाई जलील इंसान हो, क्या कभी तुम्हें किसी ने बताया? उसके साथ साथ चलती वो कह रही थी। हाँ, तुमने अभी बताया तो वो भी एक ढीठ था। तुम्हारी वजह से इस सड़े हुए आलू की इतनी हिम्मत हुई कि वो मुझे बात नामुकम्मल छोड़कर वो इर्द गिर्द देखने लगी। और तुम्हारी वजह से जो फिल्म मेरे हाथ से निकल गई उसका क्या? नैना कुछ बोली नहीं। सर पर पहनी ऊनी टोपी से उसने कान ढांपे और मफलर को गर्दन के गिर्द मजीद कस के लपेटा। वैसे फिल्म तो गई सो गई, मगर तुमने उसकी बहुत आला है। मेरे दिल के नेहा खानों में छुपी ये ख्वाहिश 1000 मसलहतों तले दबी हुई थी। सड़क पर नज़रें जमाए उस दिन का मंजर जहन में ताज़ा करते मज़े से कहता वो नैना को हैरान कर गया। तुम्हें रुककर उसका चेहरा देखना चाहिए था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने काला जादू फूंक कर उसे पत्थर का कर दिया। वो काला पत्थर। वो कहका लगा कर हंसा। क्या तुम्हें किसी ने इखलाकियात भी नहीं सिखाई? पहले तुमने मेरा मजाक उड़ाया और फिर उसकी बात पर मुझे तो चलो गुस्सा था, मगर अफसोस हो रहा है तुम पर। जोंक है वो, पूरी जोंक। काम नहीं लेता, खून चूसता है। मैं उससे तंग भी था, मगर काम का लालच रोकता था। वक्त पड़ने पर गधे को बाप बनाने वाला मुहावरा सुना है तुमने? उस दिन की बात याद करके नैना को भी हंसी आ गई थी। वो क्या सोच कर गई थी और हो क्या गया था। उसे हंसता देखकर वो भी मुस्कुराया। अब जब फिल्म नहीं रही तो तुम क्या करने आए हो? वो स्टॉप पर पहुंच चुके थे और सबा उनसे ज़रा हटकर खड़े होकर बस का इंतज़ार करने लगी। मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आया था। सोचा था फूल ले आऊँ, लेकिन फिर सोचा तुम किसी गलत फहमी का शिकार ना हो जाओ। जहन्नुम में जाओ तुम, चलकर कहती वो बस में सवार हो गई। अपना नंबर ऑन करो, मैंने फ़ोन करना है। उसने चीख कर पीछे से आवाज़ दी। उसे नहीं पता था कि उसने सुना भी है या नहीं। ये क्या था? सबा के पूछने पर उसने कता बरीद के बाद कहानी उसके गोश गुजार दी। वैसे यार, उससे कहकर मुझे भी ऐसा कोई काम दिलवा दो। हाँ, जैसे मुझे मिल गया वैसे ही तुम्हें भी मिल जाएगा। फ्रॉड है एक नंबर का, ज़रा एतबार नहीं मुझे इस शख्स पर। इसीलिए उसके साथ उस उजाड़ वीरान दफ्तर में चली गई थी। सबा के कहने पर उसने पहले उसे घूरा और फिर हंसने लगी। सुबह सुबह धुंध हर तरफ यकसा फैली हुई थी। सारे मंजर सफ़ेद चादर में छुप गए थे। चाय का कप पकड़े वो कंप्यूटर के आगे बैठी हुई थी। इंटरव्यू के लिए उसने इनकसारी और आजिज़ी दिखाते फ़िलहाल माजरत कर ली थी। अब वो बच्चों की एक कहानी पर काम कर रही थी जो इस माह जुरीदे में शामिल होना थी। मुकर्ररा तारीख में गिनती के दिन बाकी थे, मगर उसका जहन जैसे एक साफ स्लेट हो गया था। पहले लिखती और फिर मिटा देती। कोई लफ्ज़ मुनासिब नहीं लग रहा था, कोई ख्याल पकड़ में नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था जहन भी धुन की यही चादर ओढ़े सो रहा है। कोई सूरज हो जो चमके और सारे मंजर एकदम से वाजे हो जाएं। सूरज यानी शम्स और शम्स यानी हारून शम्स। वो अजीब तरह से याद आया था। सिस्टम बंद करके उसने कप खाली किया और मेज़ पर रखकर फ़ोन पकड़ते दोबारा बिस्तर में घुस गई। नंबर ऑन करने की देर थी जब उसका पैगाम मौसूल हुआ। खुशखबरी है तुम्हारे लिए, जब भी मैसेज देखो मुझसे रब्ता करो। खुशखबरी? भाड़ में जाए खुशखबरी, उसने कल्स कर सोचा। बेख्तियारी उसे वो बेइज्जती याद आ गई थी जो उस दिन अरफान बसरिया से करवाई थी, वो भी उस शम्स हारून की वजह से। तंबू की तरह लहाफ तान कर वो पहले गेम खेलने लग गई और जब वो उकता गई तो फ़ोन साइड पर रखकर आंखें मूंद कर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद वो सो चुकी थी। आने वाली कॉल की बेल ने नींद में खलल डाला तो उसने मंदी मंदी आंखों से फ़ोन उठाकर लहाफ में करके कान से लगाया। थैंक गॉड तुम्हारा फ़ोन तो ऑन हुआ। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। गैस व्हाट? उसे उस वक्त ना हारून में दिलचस्पी महसूस हो रही थी ना उसकी खुशखबरी में। इसीलिए उसकी चहकती आवाज़ के जवाब में बस हों किया था, जिसे उसने अपने जोश में फरामोश कर दिया था। अरफान साहब का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे मैं जिससे चाहूँ ये वॉइस ओवर करवा लूँ। उन्हें बस काम से मतलब है और तुम जानती हो तुम्हारे अलावा मैं किससे करवाऊँगा। उसने इतनी खुशी की खबर सुनी थी, लेकिन सुनने से पहले वो दोबारा सो चुकी थी। आखिरकार जब वो सोकर उठी तब उसे याद आया कि हारून का फ़ोन आया था। खाना खाकर उसने खुद हारून को फ़ोन किया। दफ़ा करो, मेरा कोई दिल नहीं कर रहा ऐसे घटिया बंदे के लिए काम करने का, जिसे किसी से बात करने का पता नहीं। वो वाकई उस दिन घर आने से पहले इस बात को दफन कर आई थी
किस्मत बार बार मौका नहीं देती। अब अगर किस्मत खुल गई है तो तुम अपने हाथ से बंद कर दो। अब मैं कोई अगर मगर नहीं सुन रहा। तुम्हें ट्रेनिंग मैं खुद दूंगा। बस अब तुम ये बताओ कब से काम शुरू करना है। मैं बता दूंगी। उसे पहले घर में बात करनी थी। अम्मी पुराने से भी पुराने दिमाग की औरत थी और जितने भी ऐतराज़ उठने थे उन्हीं की तरफ से उठने थे। शाम को अब्बू घर आए तो उसने उनके सामने हारून की बात खोली। अरफान बसरिया के दफ्तर जाने वाला किस्सा गोल करने के अलावा उसने उन्हें यह भी नहीं बताया था कि हारून के साथ उसकी बात मॉल में हुई थी। किस्मत बार बार मौका नहीं देती। आप तो जानते हैं मुझे कितना शौक था एफएम रेडियो पर काम करने का, वो तो नहीं हुआ। अब ये हो सकता है तो मुझे कर लेने दें। उसने दरख्वास्त की। काम भी कोई इतना ज़्यादा नहीं, बस बैठकर आवाज़ रिकॉर्ड करवानी है और घर वक्त भी ज़्यादा नहीं लगेगा, मुझे पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। वो जाने अनजाने हारून की ज़बान बोल रही थी। थोड़े तजब्जुब के बाद अब्बू ने उसे इजाज़त दे दी थी। मैंने घर में बात कर ली, बताओ कब से काम शुरू करना है। उसने हारून को फ़ोन करके इतला दी। मैनेजर को फ़ोन करके वो काम छोड़ने की इतला दे चुकी थी। फ़रा को उसने उसी वक्त फ़ोन करके बता दिया था जब हारून से बात हुई थी, इसलिए अगले दिन सैर पैर में वो उसके साथ एक बहुत खस्ता हाल इमारत में एक छोटे और गंदे से स्टूडियो में बैठी थी। मीडिया के हवाले से उसकी सारी खुशगमानियत दम तोड़ गई थी। या तो ये अरफान बसरिया नामी शख्स है ही कलाश या फिर फितरतन गंदा था। सोफ़ों के ऊपर धूल मट्टी की अच्छी खासी तहें थी। फर्श भी गर्द से हटे पड़े थे। दिल पर मत लेना, बस कुछ वक्त से यहाँ काम वाम नहीं हो रहा, इसलिए बंद पड़ा था। मैंने लड़कों को कहा तो था, खैर कल अल्लाह ने चाहा तो सब सेट होगा। हारून ने उसकी नागवारी भांप ली थी। जाने कहाँ से एक कपड़ा बरामद करके उसने नैना के लिए सोफ़ा झाड़ा और खुद कुर्सी झाड़कर मेज़ के सामने जा बैठा। इतने में 2 और लड़के आ गए। सॉरी, थोड़ा लेट हो गए, एक ने दांतों की नुमाइश करते कहा। थोड़ा नहीं, बहुत लेट हो गए हो। अब कल हमारे आने से पहले सब सेट कर देना, बल्कि यूँ करो हमारे जाने के बाद सब करके जाना। हारून की बात पर दोनों के दांत अंदर हुए। करीम भी आ जाएगा 1-2 दिन में, तब प्रॉपर वे से काम शुरू करेंगे। दोनों ने इस बात में सर हिलाया और एक तरफ जाकर बैठ गए। अब मैं तुम्हें काम का तरीका कार बताता हूँ, पहले कुछ खा लें। उसने मासूमियत से पूछा। असल में आज नाश्ता देर से किया था, वो भी चावलों के साथ। तो दोपहर के खाने के वक्त मैं तैयार हो रही थी यहाँ आने के लिए। अब भूख लगी है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ओह हाँ श्योर, क्या खाना है? बज़ाहिर नरम लहजे में पूछते अंदर ही अंदर वो दांत किचकिचा रहा था। इस मोटी को खाने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। उसने कल्स कर सोचा, जो मर्ज़ी ला दो, कहकर वो आराम से फैल कर बैठ गई और वो उसके लिए कुछ लेने चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में बोतल और बिरयानी के 2 डब्बे थे। इनके लिए नहीं लाए? 2 डब्बे देखकर आवाज़ नीची रखकर उसने अपने अपने फ़ोन पर गुम उन दोनों की तरफ खफीफ सा इशारा किया, जिसका जवाब उसने खासी बुलंद आवाज़ में दिया। खाना खाकर आए हैं ये, और नहीं भी खाकर आए तो नान चने भी मिल जाएंगे यहाँ कहीं से, जाकर खा आएंगे। मेज़ उसके आगे सिरकाकर वो खुद भी कुर्सी लेकर वहीं आ गया। खाना खाने के बाद नए सिरे से जहन को तैयार करते वो अपनी जगह पहुंचा और उसे काम समझाना शुरू किया। अब ये देखो, ये सीन है। उसने स्क्रीन पर चलती एनिमेशन फिल्म का एक सीन निकाला। यहाँ पर लड़की पहाड़ से नीचे गिरने लगी है और हीरो इसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। इसका म्यूज़िक चलाकर मैं तुम्हें डायलॉग की अदायगी बताता हूँ। इधर उधर हाथ मारते उसने म्यूज़िक सीन, अपना माइक वगैरह सब सेट किया। मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम बस मेरा हाथ पकड़े रहो। कार्टून किरदार पर नज़र जमाए वो हारून को बोलता सुन रही थी। बेटर, मुझे यहाँ से कोई टहनी पकड़ाओ। वो पीछे पलटा, लेकिन यहाँ तो कोई टहनी नहीं दिखाई दे रही मुझे। दूसरे किरदार की आवाज़ भी हारून ने ज़रा से रद्दोबदल के साथ निकाली थी। नैना हैरत से उसे देखने लगी। ये भी तुम बोले हो? हारून ने फ़ख्र से मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। ओह मेरे खुदा, मैं तो तुम्हें खासा माकूल बंदा समझती रही हूँ। हंसी रोककर वो बामुश्किल बोली और फिर उसका कहका उबल पड़ा। हारून हैरत से उसका चेहरा देख रहा था। उसने ऐसी कौन सी नामाकूलियत दिखा दी थी? तुम तो बड़े ड्रामेबाज हो सच्ची। हंस हंस कर वो दोहरी हुई जा रही थी और उसकी आंखें पानी से भर गई थी। उसे हंसता देखकर वो लड़के भी हंसने लगे थे। गुस्से की एक शदीद लहर हारून के वजूद में उठी, लेकिन वो जब्त कर गया। खामोशी से वो उसे ऐसे छत फाड़ कह के लगाता देखता रहा। उसकी खामोशी नैना को बहुत देर बाद महसूस हुई थी। सॉरी कहकर एक बार फिर वो हंसने लगी। अब की बार हंसी का ये दौरानिया मुख्तसर रहा। ये एक फ़न है, मुहारत है। अपनी आवाज़ के ज़रिए तासुरात देना आसान काम नहीं होता। अगर तुम्हें ये ड्रामेबाजी लगती है तो यही सही, और यही ड्रामेबाजी अब तुम्हें करनी है। वो बोला तो उसके लहजे की ठंडक से नैना को झरझरी आ गई। मेरा ये मतलब नहीं था, सॉरी, मगर तासुरात के नाम पर मैं इन डायलॉग्स पर बस हंस ही सकती हूँ। एक बार फिर उसकी हंसी छूटने को थी, मगर हारून की संजीदगी देखकर उसने बामुश्किल खुद को हंसने से रोका। वो कुछ नहीं बोला। मेज़ की दराज खोलकर देखते हुए उसने एक फ़ाइल ढूंढ कर निकाली। ये कुछ डायलॉग्स हैं, इन्हें देख लो, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, सीन समझने में आसानी होगी। जब ये याद कर लो तो बताना, तुम्हारी आवाज़ टेस्ट कर लेंगे।
संजीदगी से कहकर उसने मेज़ पर नैना के आगे कागज़ रखे। कोई इतना मुश्किल मकालमा नहीं था, लेकिन वाकई ये सच था कि महज आवाज़ से तासुरात देना आसान काम नहीं था। आम बोलचाल में गलत फहमी तासुरात की बुनियाद पर ही होती है, चाहे लफ्ज़ इतने तकलीफ़ देना भी हो। उसने सोचा, मैं ये घर ले जाऊँ, कल अच्छी तरह याद करके आऊँगी। हाँ ले जाओ, और एहतियात करना, मेरे पास इसकी कोई और कॉपी नहीं है। उस पर ध्यान दिए बगैर उसने इजाज़त दी तो अपना बैग और फाइल उठाकर वो तेज़ी से बाहर निकल गई। उसके पीछे दोनों लड़कों की घुटी घुटी सी हंसी की आवाज़ उभरी, जिस पर हारून कड़े तेवरों के साथ घूरने के अलावा क्या कर सकता था। फ़ौरन ही फिर वो अंदर आई। मुझे अभी ठीक से पता नहीं रास्ते का, यहाँ से कहाँ जाऊँ? उसने इतनी मासूमियत से पूछा था कि इतने गुस्से के बावजूद भी हारून को हंसी आ गई। तुम चलो बाहर, मैं आता हूँ। उसे बाहर भेजकर उसने लड़कों को काम के बारे में कुछ हदायत दी और अपनी जैकेट उठाकर बाहर आ गया। बताओ अब। क्या बताऊँ? यही कि मैं किस तरफ जाऊँ? मैं साथ चल रहा हूँ, अच्छी तरह समझ लेना रास्ता। हारून ने कदम आगे बढ़ाया तो वो भी उसके पीछे चल दी। तुम्हारी बीवी ने देख लिया तो क्या सोचेगी? वो जैसे वाकई डर कर बोल रही थी। मेरी अभी शादी नहीं हुई। जैकेट की जेबों में हाथ अड़सते उसने जवाब दिया। क्या? जैसे चिल्ला उठी थी। इतनी तुम्हारी उम्र हो गई और तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई? अमीर तो तुम हो नहीं, और आने वाले दिनों में भी मुझे तुम अमीर होते नज़र नहीं आ रहे। शक्लो सूरत भी बस ठीक ही है। थोड़ा और वक्त गुजर गया तो फिर तो तुम बिल्कुल शादी नहीं होती तुम्हारी। उसके साथ चलती वो इंतहाई ताज्जुब से कह रही थी। वो खामोशी से चलता रहा। हारून को पता नहीं था कि उस लड़की की अमीरी के हवाले से क्या सोच है, वरना पैसा तो उसके पास अच्छा खासा था। हाँ, मगर महंगे कपड़े, जूते और गाड़ी वाड़ी की उसने कभी ज़रूरत और ख्वाहिश महसूस ही नहीं की थी, वरना वो एक मुख्तलिफ शख्स नज़र आता। वैसे तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? 32 साल उम्र है मेरी। इतना बूढ़ा हो गया हूँ क्या? उसने जवाब दिया। तो 32 साल कम उम्र है क्या? और तुम मुझे, मेरा मतलब आप मुझे खातून कह रहे थे? उसके आप कहने पर हारून ने लोगों की परवाह किए बगैर एक बुलंदो बांग कहका लगाया। वैसे अभी तक शादी क्यों नहीं हुई आपकी? तो मुझे तुम ही कहो तो बहुत मेहरबानी होगी। बाकी शादी के लिए लड़की चाहिए होती है और अभी मुझे ऐसी कोई अकल की अंधी मिली नहीं। वो थोड़ा तप गया था। इज्जत रास नहीं है, मुझे पहले ही पता था, और तुम्हारे साथ कोई अकल की अंधी ही शादी करेगी। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। अच्छा, मुझे यहाँ से मूंगफली ले दो, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। सड़क के किनारे एक पठान मूंगफली भून रहा था, जिसकी खुशबू उसने गहरा सांस भरकर खुद में उतारी थी। हारून ने मूंगफली के 2 पैकेट लिए, एक उसे दिया और दूसरा खुद पकड़ लिया। अब और कितना चिल्लाओगे? मैं थक गई हूँ। हारून खामोशी से चलता रहा। वैसे जब हम आए थे तब इतना लंबा रास्ता नहीं लगा था, तब हम दूसरे रास्ते से आए थे। मैंने सोचा तुम्हारा खाना हजम करवाऊँ, पहले ही इतनी मोटी हो। अब वो शरारत से हंस रहा था। वो उसके पल पल बदलते मूड देख रही थी। पल में तोला पल में माशा वाला मुहावरा जैसे उसी के लिए ही बना है। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, कोई पैदाइशी मसला है मेरे साथ, वरना खाने पीने का कोई इशू नहीं है। उसके संजीदगी से जवाब देने पर हारून ने ताबेदारी से सर हिला दिया। अच्छा, ये जो सामने बस खड़ी है इसमें बैठ जाओ, और जहाँ ये बस उतारे वहाँ से चिंची रिक्शा ले लेना, कहकर वो वापस मुड़ गया। उस रात वो देर तक उन सादा से डायलॉग्स को सही तासुरात के साथ अदा करने की कोशिश करती रही, और फिर उसके जहन में वो सीन लहराया जिसमें एनिमेटेड लड़की पहाड़ से नीचे गिरने लगी थी। उसे खबर ही नहीं हुई और इस सीन को लेकर उसके जहन ने मिनटों में एक कहानी बुन ली थी। उसने जल्दी जल्दी सिस्टम चलाया और उसके हाथ तेज़ी से कीबोर्ड पर चलने लगे। कहानी ख़त्म होने तक उसके कंधों के पट्टे अकड़ गए थे। उठकर तसल्ली से एक कप चाय पीकर वो दोबारा डायलॉग लेकर बैठी, लेकिन अब की बार उसे नींद आ गई। नतीजा ये निकला कि जब वो स्टूडियो गई तो उसे डायलॉग ही याद नहीं थे। रिहर्सल उसने क्या की होनी थी। मुझे नींद आ गई थी रात, इतना ज़्यादा सफ़र करने की आदत नहीं है, पहली बार तो इतनी दूर आई थी। उसने रूखे लहजे में कहा था, और हारून का जी चाहा अपना सर पीट ले। जितने ड्रामे वो लड़की ज़िंदगी में करती थी, अगर इससे आधा टैलेंट भी यहाँ दे तो उसका बड़ा नाम बन जाएगा। उसने सोचा, अच्छा ठीक है, आज यहीं बैठकर याद करो, मैं साथ साथ चेक करता रहूँगा, तुम्हें मदद मिलेगी। तो आज खाना नहीं खाना? क्या मासूमियत थी, मैं मंगवा देता हूँ कुछ, तुम बस ये याद करो। दिल पर जबर करके उसने लड़की को भेजकर उसके लिए खाना मंगवा दिया। यहाँ चाय नहीं मिलती, खाना खाकर सर्दी लगने लग जाती है। मैं 4 कप चाय लेकर आया। अब की बार पूछने की जहमत किए बगैर लड़का चाय लेने चला गया था। वो पूछ भी लेता तो हारून उस वक्त इस हालत में नहीं था कि इनकार कर सकता। उसे नैना की आवाज़ चाहिए थी। ऐसे में ये मामूली सा खर्च जैसे अमल की ज़कात था। चाय पीने के बाद हारून ने उसे डायलॉग याद करने बिठा दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे किसी छोटी जमात के बच्चे को किसी बड़ी जमात का काम करने बिठा दिया जाए। 4 घंटे की जान तोड़ मेहनत के बाद भी वो उससे अपनी मर्ज़ी के 4 सत्रे नहीं पढ़वा सका। वो झिझक रही थी, जिसकी वजह से मतलूबा तासुरात नहीं मिल रहे थे। उसे डांटने या सख्त लहजे में कुछ कहने का वो सोच भी नहीं सकता था। यही गनीमत था कि वह शराफत से कोशिश कर रही थी। अच्छा, तुमने दिल छोटा नहीं करना, तुम्हें अभी इस काम का तजुर्बा नहीं, इसलिए वक्त लग रहा है।
एक बार तुम्हारी झिझक निकल जाए तो फिर देखना फर डायलॉग बोलोगी। चाय का एक और कप उसके सामने रखते हारून ने उससे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी थी। उसने सोच लिया था वो अब हारून को हैरान कर देगी, ऐसे कमाल अंदाज में डायलॉग पढ़ेगी कि वो अश कर उठेगा। हारून ने उसे शीशे के सामने खड़े होकर यह फ़ोन पर रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ सुनकर रिहर्सल करने का कहा था। इतनी सर्दी में वो शीशे के सामने तो खड़ी हो नहीं सकती थी, अलबत्ता फ़ोन पर रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ सुनने वाला आइडिया उसे पसंद आया था। उसके पास अभी तक बटनों वाला छोटा सा फ़ोन था, इसलिए हारून ने उसे एक फ़ोन भी दिया था जिसमें वो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुन सके। रात को वो फ़ोन और डायलॉग लेकर याद करने बैठी हुई थी जब फ़रा का फ़ोन आ गया। कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा काम? अभी डायलॉग ही याद कर रही हूँ, उसने मसनूई लापरवाही से जवाब दिया। अच्छा मुझे भी सुनाओ। उसके लहजे में इश्तियाक महसूस करके वो बच्चों की तरह खुश हो गई थी। उसने पहला वर्ग पकड़ा और फ़रा को खामोश रहने का कहकर डायलॉग अदा करने लगी। पहला वर्ग मुकम्मल करके वो खामोश हो गई तो फ़रा ने ताली बजाई। वाओ वाओ वाओ, बहुत खूबसूरत डायलॉग है, तुमने बहुत अच्छा पढ़ा है। हारून तो खुश हो गया होगा। हारून के मुँह नाम पर उसका मुंह लटक गया था। पता नहीं क्यों उसे कुछ पसंद नहीं आता था। बार बार एक ही बात दोहराता रहता था, और मेहनत करो, तासुरात से खाली है आवाज़। लो जी, शैतान को याद किया और शैतान आ भी गया। फ़ोन आ रहा है उसका, बाद में बात करती हूँ। फ़रा का फ़ोन काटकर उसने हारून की कॉल वसूल की। इतनी रात को किससे फ़ोन पर बात कर रही हो? उसने छूटते ही पूछा था और नैना का दिमाग घूम गया। तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम दिन रात जिससे मर्ज़ी बात करो या मिलो। मैं बस इसलिए फ़ोन कर रहा था कि तुमसे रिहर्सल के बारे में पूछ सकूं। उसने बेतासुर लहजे में बात मुकम्मल की। कर रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। खौलते दिमाग के साथ उसने फ़ोन काटकर तकिए के नीचे डाला और फाइल मेज़ पर फेंक कर सोने के लिए लेट गई। वो होता कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाला? इससे अच्छा तो मैनेजर था जो काम के औकात के अलावा सर तो नहीं खाता था। वो शदीद गुस्से में सोच रही थी। आसमान पर सुरमई बादलों के डेरे थे। ठंडी हवा हड्डियों में सरायत करती जा रही थी। किसी भी वक्त बारिश मतवक्के थी। पहले तो उसने सोचा आज जाना रहने दे, फिर रात वाली हारून की कॉल याद आई तो इरादा मौखिर कर दिया। स्टॉप पहुंचने से कुछ पहले ही बारिश शुरू हो गई तो वो भीगते हुए स्टूडियो पहुंची। सर्दी से वो जमी जा रही थी, नाक की फिनिंग सुर्ख और ठंडी हो रही थी, आंखों से भी पानी बहने लगा था। हारून इससे पहले ही स्टूडियो में मौजूद था। डायलॉग्स याद है? बिना सलाम दुआ के उसने सीधा यही सवाल पूछा था। उसने महज एक पर इक्तफा किया। चलो गुड, आ जाओ यहाँ, माइक पकड़ो अपना। उसकी तरफ देखे बिना वो बिला वजह खुद को मसरूफ़ जाहिर कर रहा था। नैना समझ रही थी लेकिन फिर भी खामोशी से कुर्सी घसीट कर जा बैठी। माइक ऑन होते ही डायलॉग की बजाय उसकी छींक सुनाई दी। सॉरी। हैंडबैग से टिश्यू निकालकर मुंह और नाक पूंछती वो वाकई शर्मिंदा थी उसकी भीगी और बदली आवाज़ पर। हारून ने सर उठाकर देखा। दोबारा करते हैं, उसने कहा। उसके साथ ही फिर छींक आ गई। तुम घर जाओ और आराम करो, कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा कल परसों तरसों करने या आने की। हो गया तुमसे काम, मेरा ही दिमाग ख़राब था जो पता नहीं क्या सोच बैठा था। ये तुम्हारे बस का काम है ही नहीं। तुम सिर्फ खा सकती हो और बेतहाशा खा सकती हो। जाओ और जाकर वहीं काम करो, बहुत मेहरबानी। उसकी बात पर नैना बेयकीनी से उसका चेहरा देखने लगी, फिर कुछ कहे बिना खामोशी से अपना बैग पकड़कर उसका फ़ोन निकालकर उसमें से अपनी सिम निकाली, फ़ोन मेज़ पर उसके सामने रखा और अपना बैग उठाकर निकल आई। इस दौरान वो 6-7 मरतबा मज़ीद छींक चुकी थी। करीम कोने में कुर्सी पर बड़ा जवान उसका बेतुका गुस्सा देख रहा था। यार क्या मसला है तेरे साथ? कहीं का गुस्सा कहीं पर क्यों निकाल रहा है? नैना के जाते वो उसके सर हो गया। करीम जानता था हारून परेशान है और ये परेशानी उसी की तो दी हुई थी। नैना के आने से पहले करीम ने उसे बताया था कि मारिया एक बार फिर अरफान बसरिया से मिलने आई थी। शराजी ने उसे कुछ गैर मामूली पेशकश की थी जिसके लिए वो अरफान बसरिया का काम अधूरा छोड़ गई थी। शराजी अरफान बसरिया नहीं था जो काम पर समझौता कर लेता। मारिया को 2-4 दिन घुमा फिराकर होटलों में खाने खिलाकर उसने अपने सर्कल में दिखा दिया था कि लड़कियां आज भी उसके आगे पीछे फिरती हैं। वो ऐसे ही करता था। 4 दिन लड़की को लालच दे के साथ घुमा फिरा लिया और फिर अगर उसमें गट्स होते तो मिलकर काम मिल गया, वरना तो कौन मैं कौन। मारिया के साथ भी यही हुआ था जब वो वापस आ गई थी। बसरिया साहब गलती हो गई। अब हर बंदा आप जैसा दरिया दिल तो नहीं हो सकता ना। मुझे हारून शम्स के साथ पर भी एतराज़ नहीं है, आप भी दरगुजर करें। मैं ये काम डिमांड से भी कम रेट पर करने को तैयार हूँ। ये आखिरी 70 ही वो जादू था जो अरफान बसरिया पर चल सकता था और चल गया था। अब वो हारून को मारिया के साथ एडजस्ट करने के चक्कर में था और करीम ने यह बात आते ही उसे बता दी थी। कम अज़ कम अब तुम मुझे टेंशन ना दो। उसका वापस किया फ़ोन दराज में फेंक कर वो भी बाहर निकल गया। नैना का दिल रो रहा था। अभी अम्मी और अब्बू की नज़र में सबकी के ख्याल से वहीं सड़क पर रोने लगी थी, या शायद ये ख्याल कुछ और था। जो भी था वो बुरी तरह रो रही थी। घर पहुंचने तक वो बुखार में तपने लगी थी। रह रहकर उसे हारून का रवैया याद आ रहा था। कुछ सोचकर उसने अपने बटनों वाले फ़ोन में सिम डाली और फ़रा को फ़ोन करके बुलाया। उसके फ़ौरन ही बाद उसने फ़ोन फिर
ऑफ कर दिया था। क्या हुआ, खैरियत? इतनी अफरा तफरी में बुलाया है? फ़रा उसके इस तरह बुलाने पर परेशान हुई थी, बल्कि परेशान तो वो पहले ही बहुत थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और काम मुझसे होगा नहीं। ऐसा करो, तुम हारून से रब्ता करो, मेरा हवाला मत देना और फिर काम का कहो। मुझे यकीन है वो तुम्हें काम दे देगा। असल में इरफान बसरिया बहुत खड़ूस किस्म का शख्स है और हारून को अब काम जारी रखना ही रखना है। तुम बात समझ रही हो ना? तुम्हारा भी दिल लग जाएगा, घर बैठे बैठे डिप्रेशन की मरीज़ा बन जाओगी। वो जानती थी फ़रा के मंगेतर यासिर ने बाहर शादी कर ली थी। अब वो आया तो अपनी बीवी और बच्चे को साथ लाया था। फ़रा बहुत बुरी तरह टूट फूट का शिकार थी। इतने सालों की मंगनी टूटने पर यही हो सकता था। उसके चेहरे से उसका दुख आया था, गो कि उसने ज़बान से कुछ नहीं कहा था। फ़रा तो उसकी बात सुनकर ही हैरान रह गई थी। इतना तो वो समझ गई थी कि बात वो नहीं जो नैना बता रही है, और जो भी बात थी वो किसी भी सूरत अपनी दोस्त के किसी मसले से फ़ायदा उठाने का सोच भी नहीं सकती थी। दफ़ा करो, हम क्यों किसी की फ़िक्र करें? तुम जल्दी से तंदुरुस्त हो जाओ, फिर देखते हैं। फिर नहीं, अभी उसे अभी ज़रूरत है, वो इनकार नहीं करेगा। तुम बात करो अभी मेरे सामने। उसकी ज़िद्दी थी जो उसने खुद फ़रा के फ़ोन से नंबर मिलाकर फ़ोन उसके हाथ में पकड़ा दिया। हारून वो शख्स था जिसके लिए काम किसी दूसरे की इज्जत से भी बढ़कर था। उसके लहजे में झूठ अपनी मौजूदगी का पता देता था। नैना ने उसका बहुत सा वक्त ज़ाया किया था। एक तरह से ये उस वक्त की भरपाई थी जब फ़ोन पर एक ही बार बात करने से उसने फ़रा को स्टूडियो बुला लिया, तो नैना ने जान लिया कि उसने हारून को गलत नहीं जाना। मैं इसलिए तुम्हें नहीं कह रही थी। फ़रा ने बेवजह शर्मिंदा हो रही थी, जबकि जिसे शर्मिंदा होना था उसे तो एहसास भी नहीं था उसने क्या किया है। सच बात तो ये कि अभी नैना को भी नहीं पता था कि हुआ क्या है। उसके जाने के बाद वो एक बार फिर रोने लगी थी। पहले कोई आपको इतना अहम कर दे कि जैसे उसके बगैर आपका सांस नहीं चलेगा, और फिर वही शख्स ऐसे बेइज्जत कर दे, तो फिर रोने के लिए वजह तलाश करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। जिस लड़की से फ़ोन पर बात हुई थी वो स्टूडियो आई हुई थी। हारून ने सरसरी से इंटरव्यू के बाद उसे जुनैद के सपुर्द किया था कि वो इसे काम समझा दे और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे दे। फील्ड की ये भी नहीं थी, लेकिन काम के लिए संजीदा थी। हारून ने उसकी पहले दिन की रिकॉर्डिंग सुनी थी। उसकी पहली कोशिश से ही जाहिर हो रहा था कि लड़की चल जाएगी। अगर नैना नहीं तो मारिया तो कभी भी नहीं, ये उसने पहले ही सोच लिया था। फिर चाहे उसे खुद ही फिल्म छोड़नी पड़ती। वो उसे छोड़कर निकलने लगा था तो करीम आ गया। वो स्टूडियो ही आ रहा था जब जुनैद ने उसे फ़ोन पर बता दिया था कि एक नई लड़की आई है, और हारून ने उसे ओके कर दिया। कुछ तबीयत सेट हुई? उसके पूछने पर हारून ने इस बात में सर हिलाकर सिगरेट सुलगा लिया। कितनी बार कहा है मेरे सामने ये बेहयाई ना किया कर। करीम ने सिगरेट खींचकर ज़मीन पर फेंका और जूते की नोक से मसल दिया। आसमान साफ था और ठंडी जर्द धूप चमक रही थी। वो दोनों पैदल चलते सड़क तक आ गए। कल की बारिश का पानी अभी भी जगह जगह दिखाई दे रहा था। सड़कें भी भीगी हुई थी। अभी भी परेशान हो? वो खामोश रहा। वो परेशान नहीं, शर्मिंदा था अपने कल वाले रवैये पर, और शर्मिंदगी कबूल कर लेना आसान तो नहीं होता। करीम उसका बहुत अच्छा दोस्त था और अक्सर ही बिना कहे समझ जाया करता था। अभी भी उसका तज्जिया दुरुस्त निकला। तुम उसे फ़ोन कर सकते हो, उसे बताओ कि इस काम के लिए वक्त कम है। तुम उसे अगले किसी काम के लिए राज़ी कर सकते हो। सबसे अहम बात, अगर काम नहीं भी है तो सादा सी बात है, सॉरी कर लो अपने रवैये पर। करीम की बात ने उसके कंधों पर धरा बोझ कुछ तो ज़रूर सिरका दिया था। मैं स्टूडियो में हूँ, जाकर प्रोग्रेस चेक करता हूँ। अब वाकई काम शुरू हो जाना चाहिए। करीम के जाने के बाद उसने फ़ोन मिलाया और तवक्को के मुताबिक फ़ोन बंद था। सिर्फ तब ही नहीं, बाद में जब भी उसने फ़ोन मिलाया नंबर बंद ही मिला। उसने शायद अपना नंबर ही बदल लिया था। इस यकीन के बावजूद उसने नंबर चेक करना नहीं छोड़ा था। जब भी वक्त मिलता उसका नंबर ज़रूर मिला कर देखता कि ऑन हुआ है या नहीं। पैगाम उसने खुद ही कभी नहीं छोड़ा था। वो उससे बराह रास्त बात करना चाहता था। इस बदमज़गी को 12 दिन गुजर चुके थे। फिल्म पर काम पूरी तरह से शुरू हो चुका था। उस दिन स्टूडियो में वो किसी अहम कॉल का मुंतज़िर चाय पी रहा था। फ़ोन उसके हाथ से फिसल कर ज़मीन बोस हुआ और इसके बाद उसके लाख कोशिश करने पर भी ऑन नहीं हुआ। क्या मुसीबत है? वो झुंझलाया। दराज में एक फ़ोन पड़ा है, उसमें सिम डाल लो। चाय पीते हुए करीम ने उसे वो फ़ोन याद दिलाया जो उसने नैना को दिया था, जो उसी का फ़ोन था जो उसने कुछ अर्सा पहले बदला था। उसने फ़ौरन फ़ोन निकालकर उसमें अपनी सिम डालकर फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया। रात को वो और करीम खाने के लिए गया तो खाना आने तक वो यूं ही फ़ोन खंगालने लगा। कुछ रिकॉर्डेड कॉल्स थी जो उसने हैंड्स फ्री निकाल कर वहीं सुननी शुरू कर दी। उसके फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डेड का ऑप्शन हमेशा खुला रहता था, क्योंकि अक्सर गैर महफूज नंबरों से फ़ोन आते थे और वो ये सोच कर के बाद में महफूज कर लूँगा तवज्जो नहीं देता था। नतीजा ये निकलता कि जब तक उसे वक्त मिलता उसे भूल जाता कि कौन सा नंबर किसका है। तभी एक रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज़ उभरी। उसके साथ बिलाशुबा फ़रा थी, यानी फ़रा को उसने भेजा था। वो फीका से मुस्कुराया। नैना जब फ़रा को डायलॉग सुना रही थी, हारून वहाँ रुक गया। उसने बार बार वहीं से कॉल सुनी। उसकी आवाज़ की पिच, क्वालिटी, नशेबो फराज। हारून हैरान नहीं हुआ था, वो जानता था उसकी आवाज़ में क्या ख़ास है। वो तो बस उस आवाज़ की दिलकशी में खो गया था। पहलवान, खाना ठंडा हो रहा है।
करीम ने उसे ठोका दिया तो वो होश की दुनिया में लौटा। फ़राह उसकी दोस्त थी, यानी फ़राह के पास उसका नंबर होगा। अचानक ही उसके जहन में ख्याल आया, यार खाना खाकर आ जाना, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया। शराफत से बैठकर खाना खाओ और अपने ज़रूरी काम को थोड़ा इंतज़ार करवा लो। करीम ने उसे उठने नहीं दिया, वरना वो उसी वक्त जाकर फ़राह को फ़ोन करके उससे नैना का नंबर निकलवा लेता। उसकी उस दिन से फ़राह के साथ मुलाकात नहीं हुई थी, वरना वो उसे पहली नज़र में पहचान लेता। अब भी इतनी देर नहीं हुई थी। रात वापसी पर वक्त इतना हो चुका था कि वो चाहकर भी फ़राह को फ़ोन नहीं कर पाया। उस मशरक़ी माशरे में औरत की ज़िंदगी कितनी मुश्किल और कितनी मुश्किल बन सकती है, इसका अंदाज़ा उसे बाखूबी था। इसीलिए उसने फ़राह को फ़ोन नहीं किया। अगले दिन पहले वक्त में ही उसने उसे फ़ोन किया और मामूल से पहले स्टूडियो में बुला लिया। वो नहीं चाहता था कि फ़ोन पर बात करके वो उसे या नैना को पहले ही चौकन्ना कर दे। आज कोई और नहीं आया। फ़राह खाली स्टूडियो देखकर घबरा गई थी। नहीं, आ जाएंगे वक्त पे, मुझे तुमसे काम था इसलिए पहले बुलाया। क्या काम? वो हैरान हुई। ऐसा कौन सा काम था जो दूसरों की मौजूदगी में नहीं हो सकता था? नैना का नंबर दो। नैना? कौन नैना? वो नैना जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। उसकी आंखों में बराह रास्त देखते वो पूछ रहा था। फ़राह ने पहलू बदला। उसने आपकी वजह से नंबर बदला है और अगर मैंने नंबर दिया तो बहुत नाराज़ होगी। नहीं होगी, मेरा वादा है। अब दो नंबर। वो अभी भी मुताम्मिल थी। उसने फ़ोन निकाल कर उसे नंबर लिखवाया। अब यहाँ बैठकर इंतज़ार करो, थोड़ी देर में बाकी आ जाएंगे। फ़ोन में नंबर महफूज करते वो बाहर निकल गया। बड़ा खूबसूरत मौसम था, या शायद उसे आज महसूस हुआ था, वरना पिछले कितने दिनों से मौसम ऐसा ही था। नरम धूप बड़ी भली लग रही थी। उसने नैना को वो नंबर मिलाया जो अभी महफूज किया था। दूसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया था। वही आवाज़ थी, दिलो जान को सुकून देती हुई। अस्सलाम वालेकुम। वो गहरा सांस भरकर रह गया। कौन? बता देता हूँ अगर फ़ोन बंद नहीं करोगी। अब दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। यकीनन उसने पहचान लिया था कि यह हारून है। बंद कर दूँगी। फिर नहीं बताया? वो मुस्कुराया। अगर बंद करना होता तो वो कर चुकी होती। फिर भी बंद कर दूँगी। उसकी आवाज़ भीग गई थी। कितनी तकलीफ़ दी थी उस शख्स ने उसे। फिर मैं फ़ोन नहीं करूँगा। मत करो, मैं घर आ जाऊँगा। बहुत दिनों बाद दिल में ऐसा सुकून उतरा था। तुम बहुत बुरे हो और तुम बहुत अच्छी हो। अब मुझे मेरी राय तब्दील करने पर मजबूर मत करना। बताओ कब और कहाँ मिलोगी? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। नैना को एक बार फिर रोना आ रहा था। ये बंदा ऐसे ही करता है, पहले तो आसमान पर चढ़ा देता है और फिर मुंह के बल गिराने में भी देर नहीं करता। मैं कहीं और कभी नहीं मिल रही। ओके डन, कल शाम इसी जगह। मैंने कहा कभी नहीं। उसकी बात काट कर वो चिल्लाई। मैं फिर अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर कल। उसने कहका लगाया और दूसरी तरफ उसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया, मगर अब उसे फिक्र नहीं थी। अगले दिन वो शहर की मसरूफ़ तरीन शायरा पर खड़ा नैना का इंतज़ार कर रहा था। उसके हाथ में पैकेट था जिसमें एक छोटी सी सफ़ेद रंग की टोकरी थी। टोकरी में नैना की पसंदीदा चॉकलेट्स मुख्तलिफ तख्ती में मौजूद थी, जिन्हें गुलाब की पत्तियों ने ढांप रखा था। इसके साथ गुलाबी रंग का एक छोटा सा भालू भी था जिस पर सॉरी लिखा हुआ था। वो उसे हैरान करना चाहता था और खुश भी। इसीलिए उसने ये नहीं बताया था कि वो अपने उस दिन के रवैये पर शर्मिंदा है और माफ़ी मांगना चाहता है। कुछ देर बाद ही वो उसके पास थी। अच्छा सा खाना खाते हैं और उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे। उसके साथ साथ चलते हारून कह रहा था। वो इतने गुस्से में थी या दुखी थी कि उसने हारून के हाथ में पैकेट भी नहीं देखा, बल्कि उसने एक बार भी उसके चेहरे पर नज़र नहीं डाली। उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट में खाना मंगवाते हुए भी हारून ने उसका रवैया जानबूझकर नज़रअंदाज किए रखा। मैं बहुत परेशान था, इसलिए उस दिन इतना गुस्सा बेवजह तुम पर निकाल दिया। मुझे माफ़ कर दो। मेज़ पर कुनिया टिकाए वो उसके चेहरे पर नज़रें जमाए पूछ रहा था। नैना का दिल भर आया। वो वाकई बहुत बुरा था। हारून सॉरी कह रहा है, वो वाकई शर्मिंदा है। उसे माफ़ कर दो प्लीज़, मेरी खातिर। भालू निकाल कर मेज़ पर रखते हुए इंतहाई मीठी आवाज़ में बोला तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। शुक्रिया, ये तुम्हारे लिए। भालू और टोकरी उसने नैना की तरफ बढ़ाई तो वह हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। नैना ने कभी नहीं सोचा था कि कोई शख्स किसी भी वजह से उसे ऐसे मना सकता है, या किसी को उसकी इतनी परवाह हो सकती है कि वो उसे ऐसे मनाए। अच्छे नहीं लगे? नहीं, बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत बहुत अच्छे लगे हैं। वो बच्चों की तरह खुश हो गई थी। यानी तुमने मुझे माफ़ कर दिया? हाँ ना, कोई इतना प्यारा सॉरी करे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। उसके मासूमियत से कहने पर वो खुद भी मुस्कुरा उठा। खाना खाने के बाद नैना की पसंद से आइसक्रीम मंगवाई और इसके बाद वो घर जाने के लिए निकल गए। मैं अगर ना आती तो क्या तुम वाकई मेरे घर आ जाते? साथ चलते रोशनियाँ देखते उसने पूछा। मुझे तुम्हारे घर का पता नहीं मालूम, वरना यकीनन आ जाता। उसने शौकी से जवाब दिया तो नैना ने भालू खींचकर उसके कंधे पर मारा। वो झुकाई दे गया और भालू एन सड़क के बीच जा गिरा। मैं सच कहती हूँ तुम बहुत बुरे हो, कहते हुए वो भालू उठाने के लिए उससे दूर जाकर सड़क पर झुकी। एन उसी लम्हे एक तेज़ रफ्तार कार उसकी तरफ बढ़ी और नैना किसी फुटबॉल की तरह उछल कर दूर जा गिरी।
उसके हाथ में मौजूद टोकरी से फूल और चॉकलेट्स निकलकर सड़क पर बिखर चुके थे। हारून को उसके खून में रंगते फूल दिखाई दिए और वो पागलों की तरह नैना की तरफ दौड़ा। पिछले 22 दिनों से अस्पताल के बिस्तर पर वो एक तरह बेरूह वजूद के साथ जिंदा थी। उसके सर में शदीद गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो अभी तक होश में नहीं आई थी। उसकी दाएं पसलियों पर भी बहुत गहरा घाव आया था। खुराक की नाली के जरिए उसे खुराक दी जा रही थी। हारून ने उसे जिस तरह अस्पताल पहुंचाया था, ये वही जानता था। इसके बाद उसके घर वालों से राब्ता करना कोई मरहला आसान नहीं था। हारून ने उसे जो तकलीफ़ पहुंचाई थी, उसने जैसे एक ही बार में हिसाब बेबाक किया था। चंद दिन वो उसे रोज़ देखने जाता रहा था। फिर एक दिन वो गया तो वो उसे नहीं मिले थे। पता नहीं चला कि वो नैना को अमेरिका ले गए थे। वो इस हादसे से बुरी तरह मुतासिर हुआ था। काम पर उसका ध्यान नहीं रहा था, जिसकी वजह से इरफान बसरिया के साथ उसकी अच्छी खासी तल्ख कलामी हो गई थी। नतीजा ये निकला कि बसरिया ने उसे निकाल बाहर किया था। जितना काम हो चुका था, इसके बाद पूरी टीम को तो निकालना मुमकिन नहीं था, सो बाकी अपनी अपनी जगह मौजूद थे। उस रात भी वो उसे देखकर अपनी और करीम की मुश्तरका रिहाइश पर वापस आया तो करीम उसके इंतज़ार में बैठा था। फिर अब क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? काम के बारे में। ना तुम कोई कमर्शियल ले रहे हो और ना ही तुम्हारे पास आगे कोई बड़ा काम है। वो गहरा सांस भरकर उसके पास बैठ गया। जेब से लाइटर निकालकर उसने सिगरेट सुलगा लिया। नापसंदीदगी के बावजूद शायद उसकी जहनी हालत का अंदाज़ा करते करीम आज कुछ नहीं बोला था। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है मेरे दोस्त, मैं उसे ज़ाया कर देने के खौफ में मुब्तला हूँ। काम ज़रूरी है, मगर जीना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अब से मैं वो करूँगा जिससे मुझे महसूस हो मैं ज़िंदा हूँ। मरने से पहले एक बार तो इंसान को जीना ही चाहिए ना। कश लगाकर धुएं का मरगोला उसने फ़िज़ा के सुपुर्द किया। तुम क्या करना चाह रहे हो? मुझे हमेशा से शौक़ रहा है कि मैं एनिमेटेड सिनेमा के आसमान पर मेरे नाम का सितारा जगमगाए। इसलिए मैंने एनिमेशन के कुछ कोर्सेज़ करने के लिए मुल्क से बाहर जाने का इरादा बनाया है। इसके बाद अल्लाह ने चाहा तो वापस आकर एक एनिमेटेड मूवी बनाऊंगा। वाकई? उसकी तवक्को के बरक्स करीम ने नहायत गर्मजोशी का मुजाहरा किया था। हम लोग ज़िंदगी जीना भूल चुके हैं। सुबह जागते हैं, सारा सारा दिन धक्के खाते हैं और रात को अस्तबल या बाड़े में बंधे जानवरों की तरह पड़कर सो जाते हैं। अभी तुमने कहा कि मुझे याद आया, मैं हमेशा से एक फ़िल्म लिखना चाहता था। मेरा यही शौक़ मुझे इंडस्ट्री के दरवाजे पर लाया था। बल्कि मैंने एक फ़िल्म लिखी भी थी जो मौसमों की नज़र हो गई। फ़िल्म का तो पता नहीं, मगर रोज़गार के चक्कर में यहाँ फंस गया। अब तुम अपने कोर्स करो, तब तक मैं एक अदद फ़िल्म की कहानी लिख कर रखता हूँ। हारून ने इस बात में सर हिला दिया। उन दिनों उसने 1-2 कोर्सेज़ के लिए बैनुल अक़वामी इदारों में अप्लाई किया और कुछ दिनों में मस्बत जवाब की सूरत में अगले 1 माह में उसे 6 माह के प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। नैना का फ़ोन इस हादसे में गुम गया था। इसके बावजूद वो उस नंबर पर फ़ोन करता रहा था। कभी कोई शख्स बात करता और कभी वो नंबर बंद मिलता। शायद नैना इस नंबर को भूल चुकी थी। फिर एक दिन उसने फ़रह से रब्ता किया। तुम मुझे नैना का नंबर दे सकते हो? नैना अब इस दुनिया में नहीं रही, झिझकते हुए उसने गलोगीर लहजे में कहकर गोया पूरा आसमान उसके सर पर उलट दिया था। क्या बकवास कर रही हो? उसकी पसलियों पर लगा ज़ख़म बहुत गहरा था। कुछ मौसम ऐसा था, वो ज़ख़म ख़राब हो गया और जहर फैलने से वो हमें अकेला छोड़ गई। वो फ़ोन पर रो रही थी और हारून को लगा था वो सांस नहीं ले सकेगा। ये ठीक है, उसकी जहनी रूह भटक गई थी। वो किसी बारे में ठीक से सोच नहीं पा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मगर इसका मतलब ये तो कहीं नहीं था कि वो ऐसे नाराज़ी से, गुस्से से इससे मुंह मोड़कर दुनिया छोड़ जाए। उसे तो खुद भी पता नहीं था कि नैना उसके लिए क्या बन गई थी। वो मोटी और बहुत खाने वाली लड़की उसे ज़िंदगी की तरह अजीज़ हो गई थी। यहाँ आने के बाद काम के लिए जी जान लड़ा देने के बावजूद इस सारे अरसे में नैना उसके जहन से महव नहीं हुई होती भी कैसे? कोई रात ऐसी नहीं गई थी जिस रात उसने नैना और फ़रह की वो रिकॉर्डेड शुदा कॉल नहीं सुनी थी। अब तो उसे लगने लगा था उसे नैना की आवाज़ का नशा हो गया। जब तक वो उसे सुन ना लेता, नींद शरारती बच्चे की तरह दूर खड़ी मुस्कुराती रहती। उसकी आवाज़ हारून की समाअतों के लिए रिस्क थी। वो रिस्क की नाशुक्री नहीं कर सकता था। उसने अपना अंदर टटोला था। उसके लिए आज भी नैना की आवाज़ उतनी ही ज़रूरी थी जितनी पहले दिन। उसे छोड़कर आगे बढ़ने का सोचा भी नहीं जा सकता था। वो जब भी अपने शाहकार किरदार का सोचता, नैना की बड़ी बड़ी आंखों पर वो बसारत पर खैमाजन हो जाती। अभी उसने ना वो किरदार बनाया था, ना उसकी खुसूसियात सोची थी। बस आंखें थी जो नैना की थी और आवाज़ तो उसके लिए नैना ही की होनी थी। उसने करीम के साथ पहले ही तय कर लिया था कि फ़िल्म बनने के बाद चाहे सदियाँ गुजर जाए, नैना को ढूंढने और वापस वॉइस ओवर सिखाने में इस किरदार के मुंह में ज़बान हुई तो नैना की, वरना ज़िंदगी की तशना ख्वाहिशों के साथ फ़िल्म भी पड़ी रहेगी। जिसके लिए इतना कुछ सोचा था, जब वही नहीं रही तो उसका दिल ही उठ गया था इस कोर्स और काम से, और वो वापस आना चाहता था। मगर उस वक्त में फ़रह थी जिसने उसे जज्बाती सहारा दिया। ये फ़रह ही थी जिसने नैना के नाम पर आंसू बहाने के लिए उसे अपना कंधा दिया। ये और बात कि हारून ने कभी उसे कहा ही नहीं कि उसके दिल पर लगा हुआ ज़ख़म नैना के नाम का है।
कुछ माह का कोर्स करके वो वापस आया तो उसका इरादा था बस ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहे, मगर यहाँ भी फराह और करीम ने उसकी एक नहीं चलने दी। करीम चाहता था कि जो ख्वाब वो उसे दिखा कर गया था हारून उसे पूरा करे। मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं सीखा, मैं अभी नहीं कर सकता, उसने साफ गोई से जवाब दिया। तो फिर आप एक दो मज़ीद शॉर्ट कोर्स कर ले, तजुर्बा हासिल करने के लिए इधर उधर का काम भी करते रहें, 4 पैसे भी आएंगे। और बात ये नहीं है, मुझे लगता है मैं इस काम के लिए मौजू नहीं हूँ, मैं दोबारा इसी काम की तरफ आना चाहता हूँ जिसे छोड़ कर गया था। फराह की बात काट कर उसने अपना मुतमईन नज़र वाज़े किया। इतना पैसा और इतना वक्त लगाने के बाद ये ख्याल आया है, और तुम जो मरने से पहले एक बार जीना चाहते थे उस बात का क्या? करीम भड़क उठा था। मुझे वाकई नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ, ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश जैसे कहीं पीछे छूट गई है। वो बस सोच ही सका। फराह और करीम के मुसलसल मजबूर करने पर उसने एक मज़ीद कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया था। जाने क्यों हारून को लगता था कि फराह उसके दिल पर लगे ज़ख्म की नोयत से वाकिफ़ है और इसीलिए उसके लिए ये सब कर रही है, पता नहीं क्यों, मगर अंदर कहीं वो ये मानने पर मजबूर था कि फराह उसकी महरम राज बन चुकी है उन दोनों की मेहरबानियों की वजह से। 1.5 माह बाद ही एक बार फिर वो 8 माह के 2 मुख्तलिफ कोर्सेज़ के लिए पाकिस्तान से बाहर जा चुका था। अब की बार उसने अपने मौसनों के लिए और ख़ुद को ज़हनी तौर पर मसरूफ़ रखने के लिए काम पर मुकम्मल तौर पर ध्यान दिया था। इसके साथ साथ वहाँ रहते हुए उसने वहीं की कंपनीज़ के साथ काम करना शुरू कर दिया था। इसका फ़ायदा ये हुआ कि फील्ड में उसकी थोड़ी पहचान भी बनी और डॉलरों ने उसका बैंक बैलेंस भी मज़ीद बेहतर कर दिया था। इस अरसे में करीम के साथ साथ फराह ने भी उसके साथ फ़ोन पर रब्ता रखा था। जब वो अपने कोर्स मुकम्मल करके आया तो ज़हनी तौर पर काफ़ी बेहतर हो चुका था। इस बहाली का सेहरा भी फराह के सर जाता था कि जिसने किसी माहिर की तरह हर उस घाव पर चुपके से मरहम रखा था जो हारून ने कभी खोला ही नहीं। उसके कामयाबी से कोर्स मुकम्मल करने की खुशी में करीम और फराह ने उससे ट्रीट मांगी थी। उस शाम वो तीनों शहर के एक नामवर रेस्टोरेंट में मौजूद थे। बरसात की उस शाम मौसम बहुत खूबसूरत था, बल्कि मौसम को देखते हुए आनन फानन ही ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया था। शाशलिक, राइस और मंचूरियन के साथ ड्रम स्टिक का मेन्यू मेज़ पर सजाया जा चुका था। करीम एक ज़रूरी फ़ोन के लिए उठकर बाहर गया तो वो और फराह बातें करने लगे। जाने क्या बात थी जिससे उसे नैना की याद आ गई, और सिर्फ एक छोटे से लम्हे के लिए वो उस रेस्टोरेंट से उठकर नैना के साथ उसी जगह जा पहुंचा जहां उसने नैना को सड़क के किनारे खड़े पठान से मूंगफली लेकर दी थी। फराह ने मेज़ पर हाथ से थपथपाते उसे मतवज्जे किया। बेख्याली में उसने फराह के हाथ पर हाथ रख दिया। फराह ने आहिस्ती से अपना हाथ खींचकर सर झुका लिया। अंदर आते करीम ने हारून की पुश्त से बहुत गौर से यह मंजर देखा था। ये बात करते करते कहाँ खो जाते हैं आप? नहीं, बस ऐसे ही एक बात याद आ गई थी। कौन सी बात? हमें भी तो पता चले, करीम ने साथ बैठते पूछा तो उसके लबों पर एक उदास सी मुस्कुराहट बिखर गई। मुझसे एक बार किसी ने पूछा था कि मैंने शादी क्यों नहीं की। मैं गुस्से में था तो मैंने कहा शादी के लिए लड़की की ज़रूरत होती है, और अभी कोई ऐसी अकल की अंधी मिली नहीं। जानते उसने क्या जवाब दिया? क्या? दोनों ने बैक वक्त पूछा। उसने कहा तुमसे कोई अकल की अंधी ही शादी कर सकती है। उसने कहका लगाया और उसका ख्याल था वो भी हंसेंगे, मगर करीम की बात ने उसकी हंसी को भी ब्रेक लगा दिए। यानी तुम अब फराह को अकल की अंधी कह रहे हो? करीम की बात पर हारून के साथ साथ फराह ने भी उसे बेयकीनी से देखा था। क्या बकवास है यार, इसमें बकवास क्या, मैंने कुछ गलत कहा? करीम की बात से ज़्यादा शॉकिंग फराह का रद्द-ए-अमल था। नहीं, गलत तो नहीं कहा। अगर ऐसी बात है तो मुझे अकल की अंधी कहलवाना भी मंजूर है। नज़र नीची और लबों पर मुस्कुराहट। हारून को समझने में कुछ सेकंड लगे थे। इसके बाद इस बारे में वहाँ कोई बात नहीं हुई। वापस रिहाइश पर पहुंचने के बाद उसने करीम से पूछा कि उसके जहन में ये ख्याल भी कैसे आया, तो जवाबन उसने जो कहा उसे सुनकर हारून खामोश हो गया। उसने कहा वो लड़की 1.5 साल से तुम्हारे पीछे बिला वजह ख्वार नहीं हो रही। जिस तरह उसने तुम्हें सपोर्ट किया, सहारा दिया, आजकल के दौर में कौन करता है? वो भी एक लड़की बगैर वजह के हो ही नहीं सकता, और फराह के लिए ये वजह मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं हो सकती। वैसे भी हमारे कौन से माँ बाप बैठे हैं जिन्हें हमारी फ़िक्र होगी। अब अगर कोई खुद अपनी जगह बना रहा है, वो भी उस सूरत में कि जगह पहले से खाली है, तो क्या मज़ाहिका है? उसने भी खुद से पूछा था कि क्या मज़ाहिका है। फराह के साथ बैठना, बातें करना उसे सुकून देता था, तो फिर इसमें क्या बुराई थी कि वो उसे एक मुनासिब तरीके से ज़िंदगी में शामिल कर लेता। उसने इस बात को मान लिया था कि फ़राह उसे इसलिए अजीज़ है कि वो नैना की सहेली रही है। फ़राह उसके लिए नैना की वो नेकी थी जिसे वो ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहता था। उस रात वो फैसला करके सोया था। होश में आते ही उसका पहला ध्यान उन फूलों की तरफ गया था जो उस सफ़ेद टोकरी में हारून ने दिए थे। इसके साथ ही वो अजियत दोबारा जिंदा हो गई थी। उसने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। ये किसी अस्पताल का कमरा था। बेंच पर अम्मी सोई हुई थी और घड़ी की सुइयां 1:30 बजा रही थी। ये यकीनन रात का वक्त था, क्योंकि रोशनदान से रोशनी की एक किरण भी नहीं आ रही थी। उसने उठना चाहा, मगर जिस्म ने साथ नहीं दिया। बदन से नालियाँ चिपकी हुई थी। दाएं पसलियों के नीचे पेट पर पट्टियाँ बंधी हुई थी और सर भी ऐसे ही पट्टियों के शिकंजे में था।
उसे सख्त प्यास लग रही थी। उठने की कोशिश में उसने पास दराज पर पड़ा कप गिरा दिया था। कप टूटने की आवाज़ से अम्मी एक लम्हे में जाग गई थी। नैना। वो तेज़ी से बेंच से उतरकर जूता पाँव में अर्ज कर उसके पास आई थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। उसे होश में देखकर वो सजदा रेज़ होने को थी। अम्मी पपानी। उसे हैरत हुई कि वो 2 लफ्ज़ भी ठीक से बोल नहीं पाई थी। मैं पहले डॉक्टर से पूछ लूँ, वो कहकर जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल के जब वो वापस आई तो उनके साथ एक हुबरू डॉक्टर भी थी। बहुत तंग किया आपने अपनी मदर को। डॉक्टर मुस्कुराते हुए उसे चेक कर रही थी। अब कैसा महसूस कर रही हैं? ठीक हूँ। पूरे 22 दिन बाद होश में आई हैं आप, और इस दिन से आपकी मदर आपके लिए दिन रात एक किए बैठी हैं। माँ की शुक्रगुजार तो वो बाद में होती। उसे तो यही हैरत हो रही थी कि वो इतने दिन से बेहोशी में थी। उसे तो ऐसे लग रहा था जैसे वो शाम की बेहोश हुई रात को होश में आई है। अम्मी ने उसका माथा चूमा। मेरी बड़ी कोई 10-20 औलादें हैं, एक यही तो है जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी की जान बसती है। डॉक्टरों के मशवरे पर हम इसे दूसरे शहर लेकर आए। खुशी से उनकी आवाज़ कांप रही थी। वो ये जानकर हैरान हुई कि वो इस वक्त अपने शहर में नहीं थी। वो उनसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अगले मज़ीद कुछ दिन अस्पताल में रहने के दौरान अम्मी ने उसे उसका भालू और चॉकलेट्स वाली टोकरी भी दे दी थी। अलबत्ता फूल उसमें नहीं थे। अब उन्होंने बताया था कि उसके एक्सीडेंट की इत्तला उन्हें फरहान ने फ़ोन पर दी थी और उसे कोई शख्स अस्पताल लेकर आया था। वो शख्स कौन हो सकता था वो जानती थी। उसका फ़ोन हादसे में कहीं खो गया था। उसे बहुत हंसी आई कि कैसे हारून को उसका भालू और चॉकलेट्स तो याद रह गई मगर उसका फ़ोन गुम कर दिया। डॉक्टरों ने बता दिया था कि पेट पर यह ज़ख्म भरने में महीने नहीं साल दरकार है। शायद 1-1.5 साल में ये ज़ख्म भर जाए या इससे ज़्यादा भी लग सकता है। वो अफसुर्दा थी या बिस्तर पर पड़ी पड़ी बेजार हो गई थी। फ़ोन में सिम उसके अपने नाम पर थी, सो वो सिम तो अभी निकलवाई नहीं जा सकती थी। अब्बू से कहकर उसने नया टच फ़ोन और सिम मंगवा ली थी। वो अजीब तरह से चिड़चिड़ी हो रही थी। बात बे बात भड़क उठती और ऊंची आवाज़ में रोने के बाद घंटों मुँह लपेट कर पड़ी रहती। पता नहीं क्यों अंदर कहीं उसने मान लिया था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। अभी तो उसने खुशी के इस एहसास को पूरी तरह जिया ही नहीं था कि वो भी किसी के लिए इतनी अहम हो सकती है कि कोई उससे इतने प्यार से माजरत करे, फिर चाहे ये वक्ती अहमियत ही क्यों ना होती। उसे हारून पर भी गुस्सा था। वो अगर चाहता तो उसके घर तक आ सकता था, फराह से नंबर लिया था तो उसके साथ राब्ते में भी रह सकता था। मगर एक मोटी भद्दी लड़की से किसी को क्या गर्ज हो सकती थी कि वो उसे याद रखता, मगर वो मोटी रही कहाँ थी। इस सारी तकलीफ़ का बस यही एक मस्बत पहलू था कि जिस वज़न से छुटकारे का वो ख्वाब भी नहीं देख सकती थी वो उसकी तकलीफ़ ने खा लिया था। वो दुबली हो गई थी और इतनी ज़्यादा दुबली हो गई थी कि कोई शख्स उसे पहली बार में पहचान नहीं सकता था कि ये वही लड़की है जो गोश्त का पहाड़ हुआ करती थी। उसने दिल ही दिल में मंसूबा बना लिया था कि अब वो खुद पर चर्बी की तह नहीं चढ़ने देगी। हारून की दी हुई चॉकलेट्स उसने पहले तो उस दिन की याद के तौर पर संभाल कर रखी थी, मगर अब वो महज अपना वज़न बढ़ जाने के खौफ से उनसे दूर थी। उस दिन के फसूस से वो निकल आई थी। सबसे पहला काम उसने हारून का नंबर डिलीट करने का किया था। जब एक शख्स ज़िंदगी में नहीं रहा तो फिर उसका नंबर रख कर क्या करना, और अब तो वो खुद भी आ जाता तो नैना ने उसकी तरफ देखना भी नहीं था। बीमारी के उन तवील दिनों में उसने एक और अच्छा काम ये किया कि बच्चों के मैगज़ीन के लिए कहानियों के हवाले से उसने जो जो सोचा हुआ था उन सब पर काम करना शुरू कर दिया था। सारा दिन कंप्यूटर पर एनिमेटेड फिल्में देखती और उनमें खामियाँ निकालती, और रात में कागज़ और पेन पकड़ कर बैठ जाती, खुद लिखती और फिर पढ़ कर खुद ही मुस्तरद करती, फिर ज़ाया करके नया लिखती, सजाती संवारती और नोक पलक दुरुस्त करके कुछ मैगज़ीन को भिजवा देती और कुछ अपने पास महफूज कर लेती ताकि कुछ और वक्त गुजरने पर उसे मज़ीद बेहतर करके लिख सके। मैगज़ीन में उसकी कहानियाँ तवातुर से लगने लगी थी। एडिटर से जब भी बात होती वो उसका हौसला बढ़ाता और उसे मज़ीद बेहतर लिखने के हवाले से मशवरे देता। ज़िंदगी इस डगर पर चल पड़ी थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो लिखने को इस संजीदगी से भी इख्तियार कर सकती है। अब की बार जब मैगज़ीन वालों ने इंटरव्यू की बात की तो उसने बड़े अहतमाद के साथ अपनी तस्वीर भेजी, और तस्वीर भेजने के बाद बहुत देर तक हंसती रही। इतना हंसी के जाने क्यों आंखें पानियों से भर गई और वो वहीं कीबोर्ड पर सर रखकर रोने लगी। हादसे को 8 माह का अरसा गुजर चुका था। वो अभी तक मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुई थी। पसलियों के नीचे जख्म अभी तक कच्चा था, हालांकि काफ़ी हद तक भर चुका था, फिर भी अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ था। वो अब खौफ के मारे डट कर खाना भी नहीं खाती थी, और खाने के बाद सहन में चहलकदमी भी करती थी कि कहीं फिर मोटी ना हो जाए। तकलीफ़ की जर्दी चेहरे से गायब हो गई थी और उसकी जगह अब गुलाबियाँ झलकने लगी थी। ये भी अम्मी की बदौलत कि वो उसे ज़बरदस्ती फल खिलाती और जूस पिलाती थी। उसकी आंखें जो पहले ही इतनी बड़ी लगती थी अब और भी नुमाया नजर आती थी। अम्मी उसे देखकर सदके वारी जाती तो उसका दिल चाहता बस एक बार कहीं से हारून आ जाए और उसे देखे कि वो कितनी प्यारी हो गई है। पता नहीं क्यों बस उसका दिल चाहता था वो उसे इतना याद करती थी, मगर वो तो शायद अपनी दुनिया में खोकर भूल चुका था कि नैना नाम की कोई लड़की कभी उसकी ज़िंदगी में आई भी थी। अम्मी अबू से देखकर खुश होते थे और अम्मी तो अब बरमला उसकी शादी की ख्वाहिश का इजहार करती थी।
फिर बरसात की एक शाम उसे फ़रहा का फ़ोन आया। जब से वो अमेरिका से आई थी, फ़रहा ने उसे बामुश्किल 2-3 मरतबा फ़ोन किया था। आना तो उसने एक बार भी गवारा नहीं किया था। वो जो कहती थी कि बड़े लोगों मुझे भूल ना जाना, खुद उसे भूल गई थी। मगर नैना ने उससे ना आने का या और कोई शिकवा नहीं किया था। हर बंदे की ज़िंदगी पर हक है, वो जैसे चाहे गुजारे। वो क्यों किसी के सर पर बेवजह मुसल्लत होती फिरे। मेरी शादी हो रही है नैना। वो बेहद खुश लग रही थी। बहुत बहुत मुबारक हो फ़रहा, तुम्हारे कज़न ने छोड़ दिया उस लड़की को। फ़रहा ने उसे बताया था कि घर वाले यासिर पर दबाव डाल रहे हैं उस अरबी लड़की को छोड़ने के लिए। नहीं यार, असल में तुम बीमार थी और मेरे पास भी इतना वक्त नहीं था, काम में मसरूफ़ थी, वरना तुम्हें बताती। यासिर वापस चला गया था अपनी बीवी और बेटे को लेकर। फिर हारून ने मुझ में दिलचस्पी दिखाई तो वह जोश से बोलती एकदम चुप हुई थी। नैना के जहन में एकदम जैसे आंधियाँ सी चलने लगी थी। पता नहीं क्यों ये सब उसे गैर फितरी लगा था, जैसे सूरज मगरिब से निकला। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, और हारून को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। नैना को अपनी आवाज़ ही अजनबी महसूस हो रही थी। तुम आओगी ना हमारी शादी में? अभी तो ज़ख्म कच्चे हैं, मुश्किल से चल फिर सकती हूँ, नहीं आ सकूँगी। वो उसे कोई झूठी आस नहीं लगा सकी थी। चलो मैं हारून से कहूँगी, शादी के बाद हम तुमसे मिलने आएंगे, फ़रहा ने बहुत मोहब्बत से कहा था। नैना ने दिल से दुआ की थी कि अल्लाह करे कभी वो वक्त ना आए जब वो उससे मिलने आए। पता नहीं क्यों उसे बहुत दुख हुआ था। उन दोनों ने अपने मामलात से उसे मक्खी की तरह निकाल बाहर किया था। फ़रहा की तो वो अच्छी पक्की सहेली थी, गिला तो फ़रहा से ही था, फिर भी अंदर कहीं एक बेनाम शिकवा हारून से भी था। उस दिन वो अम्मी से पुलाव बनाना सीख रही थी। तवील बरामदे में बड़ा बड़ा फ़ोन बजता चला जा रहा था। आप देखिए मैं दम लगाती हूँ, उसने अम्मी के हाथों से कफगीर पकड़ते उन्हें बाहर भेजा। तुम्हारी मैगज़ीन से फ़ोन आकर बात कर लो। अम्मी की आवाज़ पर वो हैरान हुई थी। उसका राब्ता बरह रास्त मोबाइल पर था, तो फिर उन्होंने घर के नंबर पर फ़ोन क्यों न किया। सोचते हुए आँच धीमी करके उसने चावलों को दम दिया और बावर्ची खाने की बत्ती बुझाकर बाहर निकल आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप नैन सिख हैं? उसने हैरत छुपाते पूछा कि नैन सिख के नाम से कोई लड़का नहीं लड़की लिख रही थी। जी मैं ही नैन सिख हूँ, मेरा नाम अब्दुल करीम है और मैंने आपका नंबर बच्चों की जन्नत मैगज़ीन वालों से लिया है। जी कहिए क्या काम है? मैंने आपकी बहुत सी तहरीरें पढ़ी हैं, माशाल्लाह बहुत मैच्योर अंदाज़ी तहरीर है आपका। एक एनिमेशन फ़िल्म के लिए हमें एक को राइटर की ज़रूरत है। अगर आप दिलचस्पी रखती हैं तो मिलकर बात कर लेते हैं, बैठकर मेन थीम भी डिस्कस कर लेंगे और पेमेंट वगैरह भी तय कर लेंगे। वो कह रहा था और नैना को बेसाख्ता हारून से पहली मुलाकात याद आ गई। कुछ ऐसे ही दिन थे जब वो उसे मिला था। 2 साल हो चुके थे मगर वो उसे भुला ही नहीं भूलता था। अफसुर्दा मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। तफसीली बातचीत के लिए अब्दुल करीम नाम के उस शख्स को नैना ने घर पे ही बुला लिया था। चर्बी की तहों के नीचे छुपी लड़की दुनिया वालों पर अब आज शिकार हुई थी, तो वो नहीं चाहती थी पहले बदन की खामी को दाग बनाने वाले अब उसके किरदार पर भी कोई स्याही उलट दें। उस छोटे से दफ्तरनुमा कमरे में वो दोनों बैठे थे। एक छोटा सा स्टूडियो बनाने की उनकी नाकाम कोशिश थी। नाकाम इसलिए कि अभी महीना नहीं हुआ था और उसे खाली करने की नौबत आ गई थी। ये तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? हारून को जूते चढ़ाते देखकर करीम ने क्लॉक पर नज़र डाली। उस दुकान के मालिक ने जलील करके मारा है। किसी अच्छे इलाके में अच्छा सा दफ्तर ढूंढने के लिए डीलर को कहा था, उसी ने बुलाया है। वो अच्छा मैं कल बताना भूल गया, मेरी बात हुई उस मैगज़ीन वाले राइटर से। अच्छा क्या बात हुई फिर? जैकेट पहनकर शीशे के लिए के सामने खड़े होकर उसने बालों में कंघी करते पूछा। यार वो तो कोई खातून है, मैं समझा कोई आदमी होगा। फिर क्या हम उससे बात क्या गर्ज से कि वो आदमी है या औरत? मैंने बात कर ली और उसने हामी भर ली थी। अब मिल बैठकर बात करने के लिए उसने घर बुलाया। अभी उसी की तरफ जाने का इरादा है। हाँ तो तुम जाकर बात कर लेना, चेक कर लेना बंदी हमारे काम की है या नहीं। अगर कुछ समझ में आया तो पैसों की बात करके ओके कर देना और ध्यान रखना जज्बाती होकर कोई इतनी लंबी ना छोड़ देना कि लपेटना मुश्किल हो जाए। जवाब देकर मोटरसाइकिल की चाबी उठाकर वो बाहर निकल गया। कुछ देर बाद उसी की तकलीद में करीम भी नैन्सी के बताए पते की तरफ गामजन था। करीम उस बैठक के तौर पर इस्तेमाल होने वाले कदरे कुशादा कमरे में बैठा हुआ था। सोफ़ा और पर्दों से लेकर फर्श और कमरे की दीवारों से घर के मकीनों की माली हालत का अंदाज़ा हो रहा था। कुछ ऐसी बेहतर हालत भी नहीं थी। वो सोच रहा था कि कितने पैसों की पेशकश की जाए कि वो राज़ी हो जाए। कुछ ऐसी बड़ी रकम की ज़रूरत होनी तो नहीं चाहिए थी। हाँ अगर कुछ बेहतर हालत होती या आगे कोई मर्द बच्चा होता तो बात और होती। वो वहीं बैठा अपनी सोच के घोड़े दौड़ा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, नस्वानी आवाज़ पर वो बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ़ रखिए प्लीज़। उसकी आवाज़ में एक लौच मासूमियत और जाज़बियत करीम सराहे बगैर नहीं रह सका। शिकन मलबूस में वो लड़की शायद पानी का कोई काम कर रही थी, जो आस्तीन और पौंचों पर पानी के छींटे दिखाई दे रहे थे। बड़ी बड़ी आंखों में संजीदगी हलकोरे ले रही थी। करीम ने उसके मुकाबले बैठते एक नज़र में उसका भरपूर जायज़ा लिया। उसकी सादगी ने करीम को भरपूर अंदाज में चौंकाया था।
मैं आपको मकसद बता चुका हूँ। हम एक एनिमेशन फ़िल्म बनाना चाह रहे हैं और ये महज़ एक फ़िल्म नहीं होगी, ये समझ लें ये एक सीरीज़ होगी, या यूँ कह लें जैसे ये बारबी वगैरह की एनिमेशन फ़िल्म्स हैं। असल में हम एक ऐसा किरदार तख्लीक करना चाह रहे हैं जिसको लेकर हम मज़ीद कहीं फ़िल्म्स बना सकें। इस सीरीज़ की पहली कड़ी पर काम करने के लिए मेरे पास एक कहानी का प्लॉट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस प्लॉट से कतई नज़र आप कुछ अपने आइडियाज़ शेयर करें ताकि मैं कुछ अंदाज़ा कर सकूँ। इसके बात करने के दौरान वो खातून जिन्होंने दरवाज़ा खोला था वो चाय के लवाजमात लेकर आ गई और उनके साथ ही बैठ गई। यानी आपके पास काम करने के लिए फ़िलहाल कोई ओरिजिनल या जेन्युइन आइडिया ही नहीं है। उसने बड़े सुकून से करीम का सुकून बर्बाद किया था। ये बात नहीं है, मैंने आपको बताया तो है कि मेरे पास ज़ाती प्लॉट मौजूद है। ये तो बस मिसाल देकर समझाया कि हम कोई ख़ास किरदार बनाने वाले हैं जो कि लड़की का होगा। जैसे बारबी के नाम से कितनी फ़िल्में मौजूद हैं और इन सब की कहानी मुख्तलिफ है। बारबी के अलावा कुछ भी मुश्तरक नहीं उनमें। कुछ ऐसी पाकिस्तानी सीरीज़ बनाने का इरादा है। अच्छा, तो फिर आप अपना प्लॉट शेयर करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो आप क्या करना चाहते हैं। दोनों ही अनाड़ी थे, मगर इस बात पर करीम को लग रहा था लड़की सही खेल गई। आया वो था उसका इंटरव्यू करने और कर वो रही थी। ज़हन में तरह तरह के उल्टे सीधे सवाल जवाब सोचते और करीम ने उसे अपने सामने प्लॉट से आगाह किया। रात को हारून की तरफ गया तो सबसे पहला सवाल उसने यही पूछा, क्या हुआ, क्या हुई उस लड़की से बात फिर? यार उसने सारे ख्याल बिना किसी झिझक के रद्द कर दिए। उसे मेरा आइडिया बचकाना लगा है और नाकाबिले अमल भी। उसका कहना बच्चों के लिए बनाई जाने वाली फ़िल्म मगरिब की तकलीद में लव स्टोरी नहीं बनाई जा सकती। मैं गलती से बारबी फ़िल्म की मिसाल दे बैठा था। फिर हर बारबी मूवी में उसने मेरे सामने 70 कीड़े निकाले। कहती थी हमारे आइडियाज़ पुराने ज़माने में चल सकते थे, फ़िल्म पट जाएगी। करीम ने साफ गोई से बताया। वो खुद उसकी ज़िरक नज़री से मरूब हुआ था। फिर क्या बात बनी? बनना क्या, उसकी पैसे की डिमांड ऊंची और काम करने की अपनी शराइत हैं। मसलन वो घर से ही काम करेगी एक। नंबर 2, उसकी लिखी फिल्में अगर मेरी तरह के बचकाना मशवरे दिए जाएंगे तो उसे काम ही नहीं करना। नंबर 3, उस पर किसी अडल्ट कंटेंट या मिर्च मसाले के लिए जोर नहीं दिया जाएगा। नंबर 4, उसने तो तुम्हें अच्छी खासी गिनती याद करवा दी। हारून हंसा। कोई 2-4 बंदों से बात करो फिर देख लेते हैं। फरा चाय के कप लेकर आए तो करीम एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। वो भी मसरूफ़ थी जो उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना वापस पलट गई। तो करीम ने सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। नहीं यार, मुझे यकीन है वो कुछ जो लिखेगी सुपर हिट जाएगा। और उसकी आवाज़ सुनकर मेरे दिल में पहला ख्याल पता है क्या आया था? यहीं के मेन किरदार का वॉइस ओवर उससे करवा लेते हैं। हारून ने फरा की लाई चाय का कप उठाते बड़े सुकून से जवाब दिया। करीम कुछ देर तो मुँह खोले उसे देखता रहा और फिर उसके करीब होकर बैठ गया। यार सच कह रहा हूँ, जो किरदार तू बनाने की सोच रहा है, पहली फिल्म में उससे वॉइस ओवर करवा लें तो किरदार को 4 चांद लग जाएंगे। यार अभी तो सिर्फ कहानी पर फोकस कर। उसकी बात पर करीम जी भर कर बदमज़ा हुआ था। फरा ने अपने मुंह से ये वॉइस ओवर करने की इतनी बार पेशकश की थी, मगर हारून ने हर बार सीधा जवाब दे मारा था, जब वक्त आएगा देख लेंगे। पता नहीं उसने क्या सोचा हुआ था। यार एक बार उससे बात तो करके देखो, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है उसकी। और देखने में कैसी है? देखने में भी खूबसूरत है। हारून की बात पर उसने वैसे ही बरजस्तगी से जवाब दिया था, मगर हारून की आंखों में शरारत देखी तो भुना गया। यार तुम्हें मैं इस किस्म का लगता हूँ? हद है वैसे। नहीं, मैं सोच रहा था हमने कैसी ज़िंदगी गुजारी है। मैं शायद 14 साल का था जब घर से कमाने के लिए निकला था। फिर पढ़ने का भी शौक़ था। बस यही फ़िक्र थी कि 12 साल तक तो मुझे होश ही नहीं आया कि मेरे बहन भाई पेट भर खाना खा लें। और जब से अम्मी गई हैं तब से मैंने घर जाना भी छोड़ा हुआ है। मुझसे आज तक कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं रहता कहाँ हूँ और खाता कहाँ से हूँ। घर क्यों नहीं आता? घरेलू ज़िंदगी क्या होती है मुझे क्या पता। अब जब फरा हम दोनों का हमारी हरकतों पर टोकती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हारे हालात भी तो कुछ मुख्तलिफ नहीं है। सच बताओ, कितनी देर हो गई घर गए और कभी किसी ने पूछा? हारून की बात पर करीम सर झुका गया। ये सच था कि उन दोनों के हालात बड़ी हद तक मुमासिल थे। इसके बावजूद इस मामले पर बात करने से दोनों ही कतराते थे। आज हारून ने बात की तो करीम को भी बेख्तियार वही सब महसूस हुआ जो यकीनन हारून महसूस कर रहा था। छोड़ यार, 12 साल बाद तो कचरे की भी सुनी जाती है और हम अल्हम्दुलिल्लाह कचरा नहीं है। तेरा घर बस गया, अल्लाह ने लिखा हुआ तो मेरा भी बस जाएगा, वरना कोई नहीं, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए हैं ही। करीम उससे तो कहकर उठ गया था, लेकिन सच यही था कि अंदर कहीं एक खला हमेशा से था जो आज बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहा था। शायद यही वजह थी कि अगली बार जब वो नैन सिख से मिला तो उसकी नज़र बदली हुई थी। नैना कंप्यूटर खोलकर करीम का इंतज़ार कर रही थी। उसका फ़ोन आया था कि वो प्रोग्रेस देखने आएगा। और सच्ची बात तो ये थी कि खुद नैना को बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी। चाहे वो बच्चों की एनिमेशन फ़िल्म थी, मगर एक स्क्रिप्ट और कहानी लिखने में बड़ा फ़र्क होता है, ये उसे अच्छी तरह समझ में आ गया था। करीम उस दिन 1 लाइनर ले गया था इससे, और उसकी टीम ने ओके भी कर दिया था। अब वो उस पर सही तरह से काम शुरू कर चुकी थी। उसने अपना कंप्यूटर बैठक में ही रख लिया था। यहाँ कौन सा दिन रात मेहमान आ रहे थे, कभी होता जो भूले भटके
दरवाजे पर दस्तक दे लेता था। करीम जब आता तो उसे कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी ताकि वो वहीं से उसे दिखाकर पढ़वा कर उस पर बातचीत कर सके। आज सुबह से बादल छाए हुए थे और ऐसे लग रहा था किसी भी वक्त बारिश शुरू होने वाली थी। नैना सोफे पर बैठी ऊँघने लगी थी। जो दरवाजे की आवाज़ पर चौकन्ना होकर बैठ के उस बैठक नुमा कमरे का दरवाज़ा सेहन में ही खुलता था। सुबह इस इंतज़ार में बैठी थी कि कब अम्मी दरवाज़ा खोलकर देखे। ओहो बेटा, तुम तो पूरी तरह भीग गए हो। उसने बाहर अम्मी की आवाज़ सुनी। यकीनन बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। वो मुतज़ब्ज़िब थी कि वहीं बैठे या निकल कर अपने कमरे में चली जाए। उसी असना में वो छींकता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम के साथ ही उसकी छींक गूंजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? नैना ने देखा वो पूरी तरह भीगा हुआ था। आपके सामने ही हूँ, उसने फिर छींकते हुए जवाब दिया। बाहर बारिश हो रही थी तो आप रहने देते, कल आ जाते आप। बस मैंने सोचा आप इंतज़ार करती होंगी और बारिश पीछे नहीं हो रही, बस इसी इलाके में हो रही है। मुस्कुराकर उसने जवाब दिया। नैना खामोश रही। तभी अम्मी ने लाकर उसे तौलिया थमा दिया। वो खामोशी से पकड़कर बाल खुश करने लगा। मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ, तुम बैठो ज़रा। आप दिखाइए कहाँ तक काम पहुँचा है। मेरा ख्याल है साथ ही साथ उस पर स्क्रीन वर्क भी शुरू करवा लिया जाए। आप क्या कहती हैं? मेरा ख्याल है पहले मुझे थोड़ा वक्त दें, इसके बाद जैसे मर्जी कर लें। वो कह नहीं सकी कि अभी उसे खुद डर है कि जाने वो क्या करती है और क्या नहीं। उसके साथ ही स्क्रीन पर फाइल खोलकर वो पीछे मुड़ी। उसे इल्म नहीं था कि वो उसके अकब में खड़ा है, इसलिए टकराते हुए बची थी। उसके बावजूद उसके वजूद से उठती किसी कलून की खुशबू उसकी सांसों में उतर गई। आई एम सॉरी, मुझे लगा आप यहीं बैठेंगी। उसकी सॉरी में शर्मिंदगी तो बिल्कुल नहीं थी। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया और पहलू बचाकर एक तरफ जाकर बैठ गई। करीम ने उसका गुरेज और सकूत महसूस किया और लबों पर आती मुस्कुराहट को दबाकर कंप्यूटर के सामने जा बैठा। ये लो बेटा, पहले चाय पी लो, इसके बाद काम करना। नैना ने देखा अम्मी ट्रे में उबले हुए अंडे और निमकों के साथ 2 तरह के बिस्किट रख लाई थी। चाय के कप भी 2 थे। नैना जानती थी एक कप अम्मी के लिए, मगर फिलहाल वो एक बार फिर बाहर जा चुकी थी। करीम ने ताबेदारी से उठकर मेज़ के सामने बड़ा जमान होते ही चाय का कप पकड़ लिया। चाय के गर्म कप की हरारत जिंदगी बख्श थी। बाहर बारिश की छोटी छोटी बूंदें बेआवाज़ गिर रही थी। उसका ध्यान नैना की तरफ था, जबकि वो अपने ही ख्यालों में उलझी हुई थी। उससे उसकी चुप बर्दाश्त नहीं हुई, सो उसे मुखातिब कर बैठा। आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, ये अम्मी की चाय है, उसने बिला ताख़ीर जवाब दिया। तो आपकी चाय? मैं चाय नहीं पीती। रियली वेरी स्ट्रेंज, हम तो जब तक चाय ना पी ले हमारे काम करने वाले जरासीम हरकत नहीं करते। चुस्की लेते करीम ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कोई मौसम उसे इतना अच्छा नहीं लगा था। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो उसे बता नहीं सकती थी कि जो वज़न पहले उसके बदन पर था अब उसके जहन पर था, वो इस हद तक खौफजदा थी कि उसे लगने लगा था खाने पीने के मामले में वो कभी नॉर्मल नहीं हो सकेगी। अब कुछ बेहतर लग रहा है? अम्मी दुपट्टे से हाथ पूंछती अंदर दाखिल हुई। जी आंटी, थैंक यू सो मच। मुझे बीमारियों में सबसे ज़्यादा फ्लू से डर लगता है और आज तो मैंने सोचा अब्दुल करीम पकड़े गए। वो हंसा, जाने क्यों बात बे बात हंसी खुद ही फूट रही थी। अब बारिश रुकने का इंतज़ार कर लेना और नैना ऐसा करो जाकर पकौड़े निकाल लो, मैं बेसन बना आई हूँ। जी अम्मी, कहकर वो बाहर निकल आई। आसमान पर गहरे बादल थे, सारे में जैसे जर्दी खंडी हुई थी। सर्द हवा उसके चेहरे से टकराई तो वो कपकपा कर रह गई। बावर्ची खाने में दाखिल होते ही उसे छींकें आना शुरू हो गई। पता नहीं कहाँ से एक यादें मुजस्सम होकर सामने आ गई। फिर सर झटक कर वो अपने काम में लग गए। जिन रास्तों को कदमों पर हराम कर लिया जाए उनके ख्वाब भी आंखों पर हराम कर लेने चाहिए, वरना ज़िंदगी हराम हो जाती है। नैना पकौड़े तल कर लाई तो वो कंप्यूटर के सामने बैठा था। नैना ने प्लेट मेज़ पर रखी और अम्मी के पहलू में बैठ गए। बारिश तो जैसे आज ही होनी थी, एक ही रफ्तार से मुसलसल हुए चली जा रही थी। बेटा, पकौड़े ठंडे हो जाएंगे, पहले खा लो फिर काम कर लेना। नैना को हंसी आई। उसने यहाँ क्या काम करना था? आपने देखा स्क्रिप्ट क्या कहते हैं? मुझे तो सब ठीक ही लगा है, फिर भी एक बार सोच रहा हूँ कि बॉस को दिखा लूँ, उनकी भी राय मिल जाएगी। नैना पर उसने ऐसा तासुर बनाया था जैसे बहुत मुंज़िम तरीके से वो पहले भी बहुत से काम निपटा चुके हैं, इसलिए बॉस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। जी दिखा ले, मुझे असल में इस काम का तजुर्बा नहीं। तो उसने बात अधूरी छोड़ी। करीम कहना चाहता था कि तजुर्बा तो उनका भी नहीं, मगर खामोश रहा। उसके सामने वो अपनी पोजीशन को मशकूक नहीं करना चाहता था। मैं कुछ पकाने को देख लूँ। अम्मी उठकर बाहर चली गई तो नैना कंप्यूटर के सामने जा बैठी। करना कुछ था नहीं, बस यूं ही वक्त गुजारी कर रही थी। आप पकौड़े भी नहीं खाती? नहीं। तो फिर आप जिंदा कैसे हैं? हाथ रोककर उसने नैना की पुश्त को तका। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा बताइए, मोहब्बत के बारे में आप क्या सोचती हैं? क्या ये वाकई होती है? उसकी बात पर नैना का जी चाहा पलट कर उस शख्स का चेहरा देखे कि उसने ये सवाल क्यों किया। उसके चेहरे पर कौन से तासुरात थे, मगर वो बिना मुड़े अपनी पहली हालत में बैठी रही। क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? अब की बार वो खुद को मुड़ने से रोक नहीं सकी। जी, लेकिन अब वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त का शौहर है और किसी दूसरे की अमानत के बारे में सोचना भी गुनाह है। मैं पहले ही इतनी गुनाहगार हूँ, मज़ीद किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं होना चाहती, इसलिए आपके सवाल अगर इसी बारे में है तो पूछने का इरादा मुलतवी कर दीजिए।
उसकी साफ गोई पर करीम हैरत से उसका शफाफ चेहरा देख कर रह गया। कोई बंदी इतना खरा सच, वो भी अपनी ज़ात के हवाले से, कैसे इतनी आसानी से बोल सकती है? क्या आपकी ज़िंदगी में मेरी कोई गुंजाइश नहीं निकल सकती है? एक मुख्तसर वक्फे के बाद उसकी आवाज़ कमरे में गूंजी। मैं ख्याली दुनिया में नहीं रहती, इसलिए ये नहीं कहूँगी कि अब ज़िंदगी में किसी की गुंजाइश नहीं। एक रिश्ते का हवाला लड़की की ज़ात के लिए बहुत अहम होता है। इसके लिए बहरहाल गुंजाइश है, मगर मैं इस मामले में बिल्कुल लाचार हूँ कि फ़ैसले का इख्तियार मुझे नहीं है। करीम उस बंदी का फ़ैन हो गया था। ना वो उठकर भागी, ना बातों में घुमाव फेराव, और ना ही कोई लगी लिपटी। उसने फ़ैसला कर लिया था कि जैसे ही ये काम ख़त्म होगा वो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने में देर नहीं करेगा। करीम हैरत और खुशी की मिलीजुली कैफियत में पहले तो हारून को गाड़ी से निकलते देखता रहा और फिर चीख मारकर उससे लिपट गया। वो उस नए स्टूडियो में बैठा लड़कों से सेटिंग करवा रहा था जो उन्होंने अभी हाल ही में बनाया था। अब हारून ने फ़ोन करके उसे बाहर बुलाया था। एक सरप्राइज़ है। हारून की आवाज़ में खुशी महसूस करके भी उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसने अपनी गाड़ी ले ली है। मुबारक यार, तूने तो मुझे हैरान ही कर दिया, भिनक तक नहीं लगने दी। उससे अलग होकर अब वो गाड़ी के इर्द गिर्द घूम फिर कर देख रहा था। खुद तूने ही तो मशवरा दिया था, बल्कि ऑर्डर लगाया था। हारून ने हंसते हुए उसे चाबी पकड़ाई। कुछ दिन पहले हारून और करीम शहर के मज़ाफ़ात में बनी 9 आबादियाती कॉलोनियाँ खंगाल रहे थे। फरहान ने सीधे सीधे किराए के घर में रहने से इनकार कर दिया था। चाहे 2 कमरों का हो, मगर मेरा अपना घर होना चाहिए। उसकी खातिर उसने अपने मैके की तरफ से डाला गया जेवर भी उसके सामने रख दिया था कि अगर पैसों की ज़रूरत है तो इसे बेचकर काम चला ले। हारून ने अम्मी की वफ़ात के बाद घर से तकरीबन हर राब्ता ख़त्म कर लिया था। वो जो कमाता था उसी का होता था। ना वो खाने पीने के मामले में इतना नखरेबाज था, ना पहनने ओढ़ने में। एक अपनी ज़ात पर वो खर्च करता भी तो क्या। चुनाचे उसके पास और कुछ था कि नहीं, इतने पैसे ज़रूर थे कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सके। रोटी कपड़े के बाद सर छुपाने की जगह तो सबसे पहले आती है। साल खुर्दा मोटरसाइकिल पर वो प्रॉपर्टी डीलर के साथ घर देखते फिर रहे थे। एक तो मौसम इतना ठंडा और दूसरा बाइक दगा कर गई। वो दोनों सड़क के किनारे चलते हुए साथ मोटरसाइकिल घसीट रहे थे। यार वैसे कितना जन मुरीद टाइप बंदा है तू। बेगम की एक फरमाइश पर घर लेने चल पड़ा, मगर ये नहीं कि कोई गाड़ी ले ले। अब अपनी कंपनी बना ली है तो कोई टूर होनी चाहिए, वरना हम में और अरफान बसरिया के मज़दूरों में क्या फ़र्क हुआ। हारून के जहन में कभी आया ही नहीं था कि ये भी ज़रूरी है। सो पहली फुर्सत में उसने गाड़ी खरीदी थी। कहाँ चले बता? ये तो जाकर फ़रा से पूछ। करीम हंसा। वो अभी घर की सेटिंग में मसरूफ़ है, कह रही थी अभी 2-4 दिन मुझे न छेड़ना। ड्राइविंग सीट पर बैठते उसने जवाब दिया। ऐसा करते हैं, नैन सिख की तरफ चलते हैं। उस दिन मोटरसाइकिल पर भीगता हुआ गया था। बड़ी बेइज्जती महसूस हुई थी। दूसरा, उसे भी पता चलना चाहिए कि हम टीम है पूरी। करीम शोखी से बोला। वरना उस दिन कोई शर्मिंदगी नहीं हुई थी, बल्कि भीगने की बदौलत उसे खातिर मदारत करवा ली थी। चल ठीक है, मैं लड़कों को भेज कर आता हूँ। घड़ी पर नज़र डालते हुए वो अंदर चला गया। कुछ दिन बाद वो वापस आकर उसके साथ बैठा तो नैना को फ़ोन करके आने की इजाज़त भी ले चुका था। साथ वाले घर में शादी थी और आज मेहंदी थी। नैना जाने के लिए तैयार हो रही थी। नहाकर उसने स्याह रंग का सितारों से मुज़य्यन फ़्रॉक पहना था। अब शीशे के सामने खड़ी बाल संवार रही थी। करीम के बेवक्त फ़ोन पर उसका दिल चाहा उसे इनकार कर दे कि वो घर पे नहीं है, मगर जब उसने बताया कि उसके साथ कोई और भी है तो वो इनकार नहीं कर सकी। चाहे बच्चों की एनिमेटेड फिल्म ही सही, मगर उसके लिए ये काम उसकी हैसियत से बहुत बड़ा था। वो गंवाना नहीं चाहती थी, इसीलिए खामोश हो रही बड़ी बड़ी आंखों में सुरमे की धार और आंख के ऊपर लाइनर ने उसकी आंखों को जादू बख्श दिया था। हल्के रंग की लिपस्टिक होंठों पर लगाकर उसने चांदी के बूंदे निकालकर कानों में पहने। वो जाने के लिए तैयार थी। आने पर एक भरपूर नज़र डालकर उसने अपना रूप सराहा और अम्मी को देखने बाहर निकल आई और उसे कहीं नज़र नहीं आई तो नैना ने दरवाज़ा मामूली सा खोलकर बाहर झांका। स्याह थ्री पीस सूट में मलबूस वो हमेशा से ज़्यादा शानदार लग रहा था। उसके चेहरे पर खुशी के वो रंग थे जो नैना ने अपनी आंख पर उतरते कभी नहीं देखे थे। जी चाह रहा था वो वहीं खड़ी उस शख्स को देखती रहे जिसका सामना होने की आरजू उसने बामुश्किल दिल से निकाली थी। वो आहिस्ती से दरवाज़ा बंद करके पीछे हो गई। दरवाजे से टेक लगाए वो आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो 2-3 गहरे गहरे सांस भरकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। अब्दुल करीम उसके सामने खड़ा था। उसके पीछे कोई और भी था, मगर उसने निगाह ऊपर करके नहीं देखा। सलाम का जवाब उसने इतनी आहिस्ती से दिया था कि खुद उसके अपने कानों तक मुश्किल से आवाज़ पहुंची थी। बैठक तक जाते उसे एहसास हो गया था पीछे आने वाला वही है। हारून ने उसे देखा और देखता ही रह गया। ये नैना से कितनी मिलती जुलती थी, क्या पता उसकी कोई बहन कज़न वगैरह हो। पहला ख्याल उसके जहन में यही आया था। उसका दिल चाह रहा था वो बोले, मगर वो उन्हें बैठक में बिठाकर बाहर जा चुकी थी। ये नैन सिख है, करीम ने उसके जाने के बाद कहा। हारून इतना उलझा हुआ था कि वह ज़हनी इर्तिकाज़ के साथ उसकी बात भी नहीं सुन पाया। कुछ देर बाद वो अपनी माँ के हमरा मेहमान नवाजी के लवाजमात लिए दोबारा उसके सामने थी।
मुझे डिस्कशन के लिए वक्त नहीं मिल सका। आप खुद बताइए इन्हें। बेतकल्फी से गर्म चाय का कप उठाकर हारून के हाथ में थमाया और अपना कप लबों से लगाते उसने कहा तो बस बात में सर हिलाकर उठ गई। वो कंप्यूटर के सामने बैठकर बोलना शुरू हुई और हारून की चाय उसके कपड़ों पर छलक गई। इस आवाज़ को वो बंद आंखों से भी शनाख्त कर सकता था। ओहो, ये क्या हो गया? अम्मी जल्दी से उठकर उसकी तरफ बढ़ी। नैना खामोशी से सर नीचे किए बैठी रही। मैं कोई कपड़ा लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दे, मैं फिर आ जाऊँगा। अभी एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया। अपना बिखरा बिखरा वजूद यकजा करके वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। ओह यार, 1 मिनट साफ कर लेते हैं। करीम ने उसे पकड़ कर बिठाया। गाड़ी को यहाँ से हटाइए। दरवाजे पर दस्तक के साथ किसी ने आवाज़ दी तो करीम चाबी उसके हाथ से पकड़कर बाहर निकल गया। हारून ने कर्ब से आंखें मूंद ली। कितना बड़ा धोखा हुआ था उसके साथ। कितनी ख्वाहिशें ऐसी थी जिन्होंने अभी वजूद पाना था मगर वो कुचली गई थी। ऐसे ही जैसे कोई रूह अदम से वजूद में आकर भी खाकी पैराहन ओढ़े बगैर रुखसत हो जाए। तकलीफ तो ये भी कम नहीं थी। अपनी अपनी जगह दोनों साकित तो सामित बैठे थे। कपड़े साफ करके वो करीम की नाराज़गी की परवाह किए बगैर माजरत करके बाहर निकल आया। रात का जाने कौन सा पहर था। नैना के फ़ोन की बेल हुई। रोई रोई सुर्ख आंखों के साथ उसने फ़ोन देखा। कोई अनजान नंबर था। घड़ी देख लेती तो शायद फ़ोन उठाने से पहले सोच लेती मगर वो बेनाम गम की शिद्दत से इस कदर नरहाल थी कि ज़हन में फ़िलहाल नहीं आया। उसने फ़ोन उठाकर सलामती भेजी। एक खामोशी जवाब थी, वही खामोशी सवाल थी। नैना फ़ोन काटने लगी थी जब उसे पत्थर कर गया। नैना। उस लम्हे में नैना ने जान लिया था कि प्यास का एक जंगल उस आवाज़ में उग गया है, वैसा ही जैसा उसकी समाहतों में एक अरसे से नमो पा रहा था। रो रही हो? नहीं, रो रही थी। हाँ, मगर क्यों? पता नहीं, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। वो कैसे उस शख्स को कुछ बता सकती थी? वो उससे कहना चाहती थी, हारून, इसीलिए बोलते रहो। मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ, तुम्हारी डांट ही सही, मगर बोलते रहो। इसके बावजूद जब वो बोली तो ये, मुझे कभी फ़ोन मत करना, मुझे तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना। हारून को ये लफ्ज़ पिघला हुआ शीशा लगते। अगर वो आवाज़ में होता, वो तो अभी तक उस लम्हे में कहता जब उसके हयात होने की खबर पाई थी। एक शर्त पर, मुझे ये बताओ, मेरा क्या कसूर था? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी बात ने नैना को हैरान कर दिया था। वो क्या कह रहा था? उसने क्या किया था? मैंने क्या किया है? उसके लहजे ने हारून पर आशिकार कर दिया था कि वो दोनों वक्त के साथ साथ फराह के सितम का शिकार हो चुके हैं। बस एक आखिरी बार मुझसे मिल लो। मैं तुम्हें कुछ दिखाना और सनमाना चाहता हूँ। इसके बाद जो कहोगी वही करूँगा। बस एक आखिरी बार। उसे हारून से आखिरी बार कभी नहीं मिलना था। उसे तो आखिरी सांस तक बार बार मिलना था। एक आखिरी बार। ये 3 लफ्ज़ उसने जैसे टूटे लहजे में अदा किए थे। वो इनकार नहीं कर पाई। फराह ने एक पुरतकल्लुफ़ ज़हराने का इंतज़ाम किया था। हारून कहकर गया था कि इतनी मुद्दत के बाद एक ख़ास दोस्त ने मिलने आना है। मैंने उसने फराह पर छोड़ दिया था। उस वक्त वो रायता का प्याला फ्रिज में रखकर बिरयानी का दम खोलने आई थी जब दरवाजे पर हारून की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। कुछ देर बाद हारून उसके पीछे ही आ गया। आ गया आपका दोस्त? हाँ, आ गया। तुम चाय ले आओ। चाय? मगर मैंने तो खाना बनाया है। हाँ, वो बाद में, तुम आ जाओ। स्पार्ट लहजे में कहकर वो वापस पलट गया और उसकी जल्दबाजी के बावजूद फराह ने तसल्ली से चाय बनाई और दीगर लवाजमात के साथ हारून को आवाज़ दी, अंदर आ जाओ तुम भी। उसने अंदर से ही आवाज़ लगाई तो उसे अजीब लगा। वो इतने रफ हुलिये में भी थी। अगर हारून उसे किसी से मिलवाना चाहता था तो पहले बता देता। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर वो अंदर दाखिल हुई और अंदर एक लड़की को सर गिराए देखकर ठठक कर रुक गई। क्या ये सिर्फ एक लड़की ही आने वाली थी? उसने हैरत से सोचा और सलाम दुआ के बाद हारून के साथ जा बैठी। तारुफ तो करवाइए। तारुफ तो गैरों का करवाया जाता है, ये तो तुम्हारी अपनी सहेली है। हारून के कहने पर फराह ने गौर से उस लड़की की तरफ देखा। वो ऐसे सर झुकाए बैठी थी जैसे पहले दिन की दुल्हन हो या ज़मीन में समाने का इरादा हो उसके माथे से। वो क्या अंदाज़ा कर सकती थी? कौन है ये? ये वो हैं जो बकौल तुम्हारे 2 साल पहले हमारी ज़िंदगी से जा चुकी थी। हारून की बात पर उसने बेख्तियार सामने बैठी लड़की की तरफ देखा। खुद नैना के लिए ये बात एक बम की तरह थी। उसे नहीं पता था उनके दरमियान क्या और कैसे हुआ। आज जब हारून ने उसे अपनी मर्ज़ी की जगह ले जाने की बात की तो तब भी उसे इल्म नहीं था कि वो उसे फराह के सामने ला बिठाएगा। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही फराह के चेहरे पर ज़लज़ले के आसार नमूदार हुए। कुछ देर पत्थर होकर बैठने के बाद वो उठी और नैना के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गई। नैना ने उसका चेहरा देखा। वहाँ अजीब से नाकाबिले फ़हम तासुरात थे। वो उठी और तनवीमी अमल के तहत चलती बाहर निकल गई। उसके लबों पर एक ही लफ्ज़ की तकरार थी और वो लफ्ज़ नैना का नाम था। कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और बेड पर लेट गई। उसने तो अपने तही उसकी कहानी ख़त्म कर दी थी मगर वो फिर वापस आ गई थी। उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। वो किस एतमाद से नैना के सामने बैठी थी। फ़रेब और झूठ से हासिल की गई अपनी जगह पर उस घर में नैना के सामने बैठने की बजाय वो मर जाती। अपनी बहनों जैसी सहेली के साथ उसने धोखा किया था। बचपन से वो यासिर से मंसूब थी। यासिर ने सऊदीया जाने से पहले एक बार उससे कहा था, मैं आशिक टाइप का बंदा नहीं हूँ, इसलिए मुझसे कभी इस इश्क माशूकी की तवक्को मत रखना। मुझे अपनी ज़िंदगी में अमली लड़की चाहिए, ना कि ख्वाबों के पीछे भागने वाली बेअमल लड़की।
उस दिन फरा ने सारे ख्वाब उठाकर कहीं ज़ेरे ज़मीन दफन कर दिए थे और एक अमली लड़की बन गई थी। वैसे भी ख्वाब देखने की उम्र में तो वो उसे अकेला छोड़कर परदेश चला गया था। फरा ने खुद पर हर गलत सोच के दर बंद कर दिए थे। कहीं मोहब्बत की खुशबू महसूस भी हुई तो सांस रोक ली, किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया भी तो उसने 10 कदम पीछे खींच लिए। वैसे भी अपनी मामूली सी शक्लो सूरत के हवाले से वो किसी खुशफहमी का शिकार कभी नहीं हुई थी। हम उम्र लड़कियां जानबूझकर उसके सामने अपनी मोहब्बतों के किस्से बढ़ा चढ़ाकर बयान करती। उसकी तशनगी सवा हो जाती। वो उसका मजाक भी बनाया करती कि कहीं यासिर वापस ही ना आ जाए। उसकी मामूली सी शक्ल सूरत में ऐसा है ही क्या कि कोई शानदार बंदा उसके लिए पूरी दुनिया को छोड़ कर आ जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबकी शादियाँ होती गई और वो अकेली रह गई। अब कोई मिलती तो उसके पास शौहर के किस्से होते या बच्चों की शरारतों पर मबनी ढेरों बातें, और वो दिल में सिर्फ इसी उम्मीद का दिया जलाकर बैठी रही कि यासिर आएगा तो सब गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे। एक बार उसकी यासिर से बात हुई थी इतने सारे सालों में, बस एक बार, ज़्यादा बार भी हुई होती तो वो उस एक बार की बात भूल ना पाती। यासिर ने उसकी आंखों में बस एक ख्वाब का बीज डाला था। मैं चाहता हूँ जब मैं वापस आऊँ तो मेरा अपना एक घर हो, एक बड़ा और खूबसूरत घर। उस दिन से फरा के सारे ख्वाबों को यासिर के बाद दूसरा महवर घर मिल गया था। वो घर का सोचती रहती कि घर को ऐसे सजाएगी, यूँ बनाएगी। यही तो वो छोटे छोटे ख्वाब थे जिनके सहारे उसने जुदाई के इतने साल काट लिए थे। भाभी के ताने और भाई का बदला रवैया बर्दाश्त कर लिया था। उसने नौकरी कर ली थी कि घर में 4 पैसे आएंगे और अपना भी जी बहला रहेगा। फिर जब वो आया तो फरा के सारे दफनाए ख्वाब भूत बनकर जिंदा हो गए थे। मंगनी ख़त्म होने पर भाभी की बातें उसको अंदर से ख़त्म कर गई थी। वो जज्बाती तौर पर बहुत टूट फूट का शिकार थी। फिर उन्हीं दिनों में नैना ने उसे हारून के दफ्तर भेज दिया। वो उसे काम के हवाले से बहुत तवज्जो देता, नरमी से समझाता और बहुत ख्याल भी रखता। उसके दिल में कोई एहसास पनपने से पहले ही जाने कैसे ये राज आशिकार हो गया कि हारून के दिल में नैना बस चुकी है। उसे यकीन ही नहीं आया कि अगला सफ़र शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। नैना अभी कम उम्र थी, उसे कोई और मिल सकता था। उसने एक झूठ बोलकर पहले तो नैना को खुद से दूर किया और फिर इसके बाद एक तवील जद्दोजहद थी जो उसने हारून के साथ घर बसाने के लिए की थी। अब सब तबाह हो गया था। नैना उसे जाने क्यों और कैसे मिल गई थी। वो नैना से शर्मिंदा थी और हारून का सामना करने की हिम्मत भी ख़त्म हो चुकी थी। वो उस शख्स की आंखों में अपने लिए बेएतबारी नहीं देख सकती थी। वो उस घर से बेदखल भी नहीं हो सकती थी। नहीं, वो इस घर से बेदखल हो सकती थी। उसकी सूरत यही थी कि वो मर जाए। उसने मरने का फ़ैसला कर लिया था। नैना जा चुकी थी। वो कितनी ही देर वहाँ बैठा रहा। ज़िंदगी उसे किस मोड़ पर ले आई थी वो सोच भी नहीं सकता था कि फ़रा उनकी ज़िंदगियों के साथ ऐसे खेल सकती है। वो शायद वहीं बैठा पूरी रात गुजार देता अगर करीम का फ़ोन ना आ जाता। बादशाह हो, आज खैर तो है, दफ्तर नहीं आए? हाँ, सब ठीक है। उसके ठीक है से करीम समझ गया था कुछ तो है जो ठीक नहीं है। हारून, क्या हुआ है? सब बर्बाद हो गया करीम, मैं बहुत जल्दबाज निकला हूँ। मेरे दिमाग की कोई नस फट जाएगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो गहरे सांस भरता आंसू पीछे धकेल रहा था। ऐसी मजबूती दिखाने का क्या फ़ायदा जो इंसान को अंदर से तोड़ दे। क्या हो कहाँ? करीम ने मोटरसाइकिल की चाबी उठा ली थी और बाहर निकल आया था। घर पर हूँ। फरा कहाँ है? फ़ोन बंद करने की गलती उसने नहीं की थी। पता नहीं, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। कोई लड़ाई हुई है? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई। ऐसे ही छोटी छोटी बातों में उलझा कर करीम ने उसे फ़ोन बंद करने नहीं दिया। सारे रास्ते वो फ़ोन कान और गर्दन के बीच फंसा उससे बात करता रहा। कुछ ही देर में वो उसके पास था। बैठक में मेहमान नवाजी की मेज़ सजी हुई थी और हर शय अनछुई लग रही थी। कौन आया था? नैना। ये वो जवाब था जो करीम ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। भला एक मुर्दा लड़की कैसे आ सकती थी? उसे लग रहा था किसी सदमे की वजह से हारून ज़हनी तौर पर मुतासिर हुआ है। कौन नैना? नैन सिख, वो नैना जिसे फ़रा ने अपनी खुद गर्जी से मेरे लिए मार दिया था। उसके इंकशाफ ने करीम को सुन कर दिया था। वो इस कदर मुख्तोश हालत में था कि करीम के चेहरे पर बेयकीनी और फैलते अंधेरे भी नहीं देख सका। मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? खुद को संभाल कर उसने हारून को मुआनके के अंदाज में साथ लिपटाया और सोफे पर बिठा लिया। अरुण ने अलिफ से ये सब उसके गोश गुजार कर दिया। फरा ने यह सब क्यों किया? तुमने पूछा उससे? नहीं, मैं अपने हवासों में नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता। कनपट्टियाँ मसलते हुए वो आंखें बंद करके लेट गया। वो अगर ना भी कहता तो उसकी नैना के लिए हद से बढ़ी हुई दीवानगी किसे नज़र नहीं आती थी। वो कहता था मुझे उसकी आवाज़ चाहिए, मगर ऐसे भी कभी किसी एक शय की ज़रूरत हो सकती है। कुछ देर बाहर चले। वो बाहर दरवाजे पर थे जब करीम को फ़रा का ख्याल आया। ऐसा करो, फ़रा को बता दो, वो भी परेशान होगी और तुम्हारे ऐसे चले जाने को पता नहीं क्या समझ ले। मैं फ़िलहाल उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो बेहद थका हुआ लग रहा था। इंसान वही होता है जो शदीद सदमे और गुस्से में भी अपना आप नहीं खोता। अगर तुम्हें धचका लगा तो उसका भी हाल कुछ अच्छा नहीं होगा। जाओ जल्दी, मैं बाहर गाड़ी निकालता हूँ।
उसके कहने पर हारून बेदिली से अंदर आया। पूरा कमरा तेज़ रोशनी से भरा हुआ था और फराह बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। पानी का गिलास और उसके साथ वो लिफाफा पड़ा था जिसमें कल वो गंदुम में रखने के लिए गोलियां लाया था। शिट शिट शिट। फराह को बाजुओं में उठाकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर आया। करीम, दरवाज़ा खोलो जल्दी, वो अंदर से ही चिल्लाया था। वो दोनों उस वक्त से एक निजी अस्पताल की राहदारी में मौजूद थे। रात का अंधेरा फैल चुका था। अपनी अपनी जगह दोनों ही सोचों में गर्क थे। करीम को डर था कि कहीं हारून कुछ कर ना ले, मगर यहाँ फराह ने हिम्मत छोड़ दी थी। इस सारे मामले में उसने भी बराबर की तो नहीं मगर तकलीफ़ उठाई थी। अभी तो उसका नौज़ायदा ख्वाब बढ़ना शुरू हुआ था और यहाँ उसकी मौत हो गई। इसके बावजूद उसे खुद से ज़्यादा हारून की फ़िक्र थी। नैना की मौत का सुनकर उसमें जो बदलाव आया था वो करीम ने पूरी तरह महसूस किया था। ज़िंदगी कहीं रुक नहीं जाती, ये बात वो दोनों अच्छे से जान चुके थे। बहुत बार उन्होंने हार का जायका चखा था, बहुत बार गिरे थे, मगर कभी कहीं रुके नहीं। वो जानते थे ज़िंदगी रुकती नहीं। नैना के बाद हारून ने जल्दी इस सबक को दोहरा लिया था। आगे बढ़ना आसान नहीं था, मगर उसने कर दिखाया था। अगरचे उसका एक हिस्सा कहीं उसी जगह खो गया था, फिर भी उसने ज़िंदगी के कदम से कदम मिलाया था। मगर अब हालात वाकई बर्दाश्त ख़त्म कर देने वाले हो गए थे। मैदे की सफाई के बाद फराह को होश आ गया था। सुबह जब वो उसे लेकर घर पहुँचे तो हारून उसे सोने के लिए भेजकर खुद भी कमरे में चला गया। फराह चेहरे पर बाजू रखे लेटी थी। ज़्यादा तंग आ गई थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारी जान छोड़ देता, वो उसके सर पर झुका कह रहा था। फराह ने मुंह फेर लिया। या फिर मुझे ही जहर दे दिया होता। मैं तो नज़रें नहीं सहार सकी, बातें कैसे सुनती। आंसू पीते उसने जवाब दिया। हारून के होंठों पर जख्मी मुस्कुराहट उभरी और दम तोड़ गई। तो तुम्हें यही हल नज़र आया था? हम बातचीत कर सकते थे, हम मसला हल कर सकते थे, मगर तुमने तो मुझे किसी काबिल समझा ही नहीं। फराह ने गौर से उसका चेहरा देखा। उसकी टूट फूट चेहरे से आया थी। क्या हल निकलता? आप मुझे तलाक दे देते। मैं कहाँ जाती? मेरे पीछे कौन बैठा जिसके आसरे पर? वो बात अधूरी छोड़कर रोने लग गई। कि तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा? मैंने झूठ बोला था। आप नैना से आप उसे चाहते थे, वो आ गई तो मेरी कहाँ जगह रह जाती? जिंदगी मजाक नहीं, कोई किस्सा कहानी नहीं जो अपनी मर्जी के मोड़ पर ख़त्म कर दी जाए। उसकी बात फराह के दिल पर ज़रब की तरह लगी थी। उसने नैना से मोहब्बत की बात को रद्द नहीं किया था। फ़र्ज़ कर लिया ऐसे हो भी जाता तो क्या खुदकुशी इस मसले का हल रह जाती है? फराह आंसू पी रही थी। वो ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती थी, इसीलिए अपने हाथों से ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की थी। उसे क्या पता था मौत के दामन में उसके लिए अमान नहीं। अच्छा अब रो मत, कुछ नहीं कह रहा मैं, अभी सो जाओ, उठकर बात करते हैं। करवट लेकर उसने अपना रुख मोड़ लिया और फराह एक बार फिर रोने लगी थी। पार्क के एक गोशे को आबाद किए वो पिछले कई घंटों से ऐसे ही खामोशी से बैठी थी। बाहर का आगाज़ था। मसली हुई जर्द घास एक बार फिर सब्ज खलत ओढ़ने लगी थी। पौधों पर जामुनी रंग के छोटे छोटे नए पत्ते उग रहे थे। कहीं कहीं किसी फूलों की कोमपल भी उसके हालात से बेखबर मुस्कुराती दिखाई दे रही थी। नरम सर्द हवा के झोंके सरसराते हुए गुजरते जा रहे थे। सुरमई रंग अंधेरा फैलने लगा था। वक्फे वक्फे से फ़ोन पर होने वाली बेल को वो मुसलसल नज़रअंदाज करती थक चुकी थी, इसलिए अब की बार फ़ोन बजा तो उसने सब्ज दायरे को छूकर फ़ोन कान से लगा लिया। कहाँ है? मैं घर पे इंतज़ार कर रहा हूँ। करीम उसके फ़ोन ना उठाने पर झुंझलाया हुआ था। मैं बस आ रही हूँ। गर्द-आलूद कपड़े झाड़ती वो उठ खड़ी हुई। कहाँ है मुझे बताइए, मैं आपको लेने आता हूँ। कहा तो है आ रही हूँ, और मैंने कहा तो है मैं लेने आ रहा हूँ। हार मानकर उसने पता बताया और उसका इंतज़ार करने लगी। जिस रोज़ वो हारून के साथ गई थी, इसके बाद से उसकी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई थी। वो जो हारून का सिर्फ एक बार सामना होने की ख्वाहिश रख कर बैठी थी, सारी ख्वाहिशें छोड़ दी थी। कैसे हुआ और क्यों हुआ जैसे सवाल हो चुका के सामने बिल्कुल कोई मायने नहीं रखते थे। फराह और हारून अपनी अपनी जगह दोनों से प्यारे थे, मगर अब ये दोनों प्यारे एक हो चुके थे। वो उनके दरमियान की चपकलिश की वजह नहीं बनना चाहती थी। जब पुरानी कोई बात याद आती थी तो दिल दुखता था, और शायद अब तमाम उम्र दुखना था। मगर दिल या दर्द किसने देखा? इसके और हारून के दरमियान कोई अहदो पैमान नहीं थे जो वो मोहब्बत की गुनहगार ठहरती। करीम हारून की गाड़ी लेकर आया था। वो उसके साथ बैठी अनजान मंजिल की जानिब गामजन थी। हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा सवाल है, मगर थोड़ी देर से पूछा। हम हारून की तरफ जा रहे हैं, उसने मुस्कुराते हुए तसल्ली से जवाब दिया। मगर मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, इसलिए प्लीज़ मुझे या तो यहीं उतार दें या मेरे घर छोड़ आइए। जिस दिन आप उनके घर गई थी, फराह ने खुदकुशी की कोशिश की थी। अल्लाह की तरफ से ज़िंदगी थी जो बचत हो गई। नैना को झटका लगा। खुदकुशी? मगर क्यों? अभी कोई वजह रहती है? वो शरारत से मुस्कुराया। मगर मैंने तो कुछ नहीं कहा किसी से भी, पर उसने ज़ोर दिया। हर बात कहने की होती भी नहीं। जो भी है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। कि आप मेरी ख्वाहिश का एहतराम कर सकते हैं? उसकी तरफ देखते वो पूछ रही थी। एक नज़र उस पर डालकर करीम ने निगाह फेर ली। अगर वो जान लेती कि करीम उसकी ख्वाहिश के लिए क्या कर सकता है तो ये सवाल कभी ना करती। बिल्कुल, मगर फराह कह रही थी कि अगर आप ना आए तो वो फिर खुदकुशी की कोशिश करेगी, और लाजमी नहीं इस बार वो दोबारा बचा ली जाए।
उसने खामोशी इख्तियार कर ली। करीम उसे मरकज़ी दरवाजे पर छोड़कर बाहर से ही चला गया। नैना अंदर आई तो फ़रा को सामने ही मुंतज़िर पाया। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो सोच रही थी तुम नहीं आओगी। उसके आगे आगे चलते फ़रा ने बिना सलाम दुआ बात शुरू की। क्या पियोगी? कुछ नहीं, तुम बात करो जो करनी है। उसके सजे हुए पुरताइश ड्राइंग रूम में पहुँच भी नैना ने सर उठाकर नहीं देखा था। मैं चाहती हूँ तुम हारून से कहो मुझे तलाक दे दे। और मैं ये क्यों कहूँगी? नैना ने सर्द मोहरी से उसकी तरफ देखा। कितनी अजीब लड़की थी वो। क्यों? क्या तुम उसके साथ शादी करके घर नहीं बसाना चाहती? क्या तुम उसे नहीं चाहती बस इसी वजह से? अच्छा, बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें मेरे चाहने का। खैर, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, और अगर तुम्हें कोई तंगी है तो तुम मुझसे खुद बात कर सकती हो। ये तुम मियाँ बीवी का मामला है, मुझे घसीटने की ज़रूरत नहीं। कहकर वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मेरी बात सुनो नैना, वो मुरव्वत में मुझे बर्दाश्त करेगा, छोड़ेगा नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ वो सारी ज़िंदगी तुम्हें नहीं भूलेगा। मैं उस बटे हुए शख्स के साथ कैसे रहूँगी? ये तो तुम्हें उस शख्स के टुकड़े करते हुए सोचना चाहिए था। हारून की आवाज़ पर नैना के साथ फ़रा ने भी उसे चौंक कर देखा था। वो घर पे नहीं था, जाने अब कहाँ से बरामद हुआ था। उसकी बात पर नैना का सांस सिर्फ एक लम्हे के लिए रुका था, वो भी उसके लिए ऐसे ही बेचैन था जैसे वो। मगर अब क्या फ़ायदा? उसने सर झटका। मैं चलती हूँ। कुछ कहे बिना तेज़ी से बाहर निकली। तुम रुको अभी। फ़रा ने लपक कर उसका बाजू थामा। तुम इससे कहो मुझे आज़ाद कर दे, वरना मैं उस वक्त तक खुदकुशी की कोशिश करती रहूँगी जब तक मेरी ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए। अपने मामलात से मुझे अलग रखो तुम लोग। आज तुम्हारे बुलाने पर आ गई हूँ, मगर अगली बार तुम मर भी जाओगी तो नहीं आऊँगी। मैं मर जाऊँगी, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना ही बेहतर है। सारी ज़िंदगी जलील नहीं हो सकती मैं। मुझे मरने दिया होता उसी वक्त। कहकर फ़रा तेज़ी से अंदर भागी तो हारून उसके पीछे लपका। पता नहीं अब वो क्या करने वाली थी। नैना ने एक गहरा सांस भरकर उसे जाता देखा। वो घास के मुख्तसर कताई पर खड़ी थी। नरम हवा के झोंके सांसों की सूरत बदन में उतरकर माहौल की वहशत जज़ब कर रहे थे। उसकी आंखों में हारून की मुलाकात से उसके बिछड़ने तक और फिर इतने सारे रत जगे, यूँ छोड़ जाने की तकलीफ़, सब कुछ फिर रहा था। उसने हारून से मोहब्बत की थी, मगर उसे खुद इल्म नहीं था कि ये मोहब्बत है। अभी तो उसे पता चला था। उसे अभी के अभी फ़ैसला लेना था। बिना किसी हिचकिचाहट के वो फ़ैसला ले चुकी थी, इसीलिए अंदर कदम बढ़ा दिए। पुश्त पर खुले दरवाजे से दाखिल होते करीम की मौजूदगी से बेखबर वो सीढ़ियों की रेलिंग पकड़कर खड़ी उन दोनों को देख रही थी। फ़रा तड़प तड़प कर उसकी बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी और वो उसे ठंडा करने में नाकाम हो रहा था। फ़रा, उसकी पुकार पर हारून के आईनी शिकंजे में मचलती फ़रा एक लम्हे के लिए रुकी थी। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तुम दोनों की शादी हुई है। मैं दुआ करूँगी तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, और उम्मीद करती हूँ मुझे भी मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दोगे। मैं अपनी ज़िंदगी के एक नए रास्ते पर पैर रखने वाली हूँ, इसलिए उम्मीद करती हूँ तुम लोग मेरी राह खोटी नहीं करोगे। अगर तुम्हें वाकई कोई गिल्ट है तो प्लीज़ उसे मिटाने के लिए सही मेरी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात ना खड़ी करो। और हारून, वो हारून की आंखों में देखते हुए बोली, मैं नहीं चाहूँगी कि माजी के किसी भी मामले की बुनियाद पर तुम अपना घर ख़राब करो या मुझे तंग करो। तुम समझ रहे हो ना? हारून की सारी समझ ख़त्म हो गई थी। ये वो नैना नहीं थी, ये वो हो ही नहीं सकती थी। न लहजा वैसा, न तर्ज़ तख़ातुब, न तकल्लुम, न रंग रूप। उसकी किसी बात से उसे शक नहीं हुआ कि वो झूठ कह रही है या सच। दिल के अंदर कुछ ज़ोर से टूटा था। फ़रा उसकी गिरफ्त से आज़ाद खड़ी उसे देख रही थी। मैं मिन्नत करती हूँ कि आइंदा अपने किसी मसले में मुझे तो क्या, मेरे नाम को भी शामिल नहीं करना। बात मुकम्मल करके वो पलटी तो करीम उससे चंद फुट की दूरी पर खड़ा था। उससे नज़र चुराकर वो बाहर निकल गई। मैं इसे वापस छोड़ कर आता हूँ। करीम उसके पीछे ही निकल गया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी से बाहर थी। बाहर से ट्रैफिक का शोर था जो आ रहा था। सारा रास्ता उसी खामोशी में कटा था। घर से कुछ फासले पर गाड़ी में करीम की आवाज़ गूंजी। मुझसे शादी करेंगी? सामने विंड स्क्रीन पर नज़र जमाते उसने ऐसे पूछा जैसे कॉफ़ी चाय की पेशकश कर रहा हो। नहीं, बड़ी बेनियाजी से जवाब आया था। मगर क्यों? मैं नहीं चाहती कि अनजाने में जिस शख्स के सामने मैंने माजी का एक वर्क उल्टा था वो मेरा हाल बेहाल कर दे। ओह अच्छा, वैसे आपने वहाँ झूठ क्यों बोला फिर? तो क्या कहती और क्यों कहती? मेरी उससे कोई कमिटमेंट नहीं थी, कोई रवायती लव स्टोरी नहीं थी। इनफैक्ट मुझे तो इल्म ही नहीं था कि। उसने बात अधूरी छोड़ी। मैंने कभी उस शख्स के साथ का ख्वाब नहीं देखा था। वो मुझे अच्छा लगता था बस, शायद इसलिए कि एक बेडोल भद्दी लड़की को कभी किसी ने महसूस नहीं होने दिया कि वो भी लड़की है। उसके भी एहसासात हैं। हारून ने मुझे एक बार शिद्दत से इस बात का एहसास दिलाया था कि मैं अभी अहम हूँ। उसने मुझे बहुत प्यारा सॉरी बोला था, बस उस एक बात की वजह से, उस एक बात को लेकर मैं उसे सोचती रही और बस पता नहीं मोहब्बत थी या नहीं, बस यही कुछ था। अब इतनी सी बात के लिए मैं अपनी दोस्त का घर क्यों तोड़ती? फिर मुझे कुछ ऐसी तूफ़ानी किस्म की मोहब्बत भी तो नहीं थी कि उसके बगैर मर जाती। यानी आप कह रही हैं आपको उससे मोहब्बत नहीं थी? मैं शायद आपको समझा नहीं सकूंगी। अगर हमारी कोई कहानी होती भी तो यहाँ मुझे पीछे हटना ही था। कमिटमेंट तोड़ने और तलाक देने में फ़र्क होता है। ज़िंदगी का एक बाग बंद हो जाए तो उसे सोचकर वक्ती हर्ष तो उठाया जा सकता है, मगर उसे दोबारा जिया नहीं जा सकता। ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है
और वो भी मूव ऑन कर चुका है। अब ये हम पर है कि हम पीछे भागते हैं या आगे। मैं उसे भी आगे का रास्ता दिखा कर आई हूँ और ख़ुद भी आगे ही बढ़ना चाहती हूँ। उसके मफसल जवाब पर वो शाद हुआ। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? एक लड़की जो दूसरों का घर बचाने के लिए अपने जज्बों की नफ़ी कर दे, वो अपना घर आबाद करने के लिए क्या नहीं करेगी? उसके साथ जुड़ूंगा तो मेरा घर आबाद हो जाएगा ना। वो मुस्कुराया तो नैना ने भी मुस्कुराकर नज़र रास्ते पर जमा दी। हारून से अलग होने के लिए ज़रूरी था कि वो भी किसी से जुड़ जाए, और करीम से बेहतर कौन हो सकता था जो हारून की कहानी भी जानता था और उसकी भी, इसके बावजूद उसे अपनाने के लिए तैयार था। तो मैं हाँ समझूं? मेरी अम्मी से पूछिएगा। गाड़ी से उतरते उसने जवाब दिया। अभी पूछ लूँ? उसके बेचारगी से कहने पर नफ़ी में सर हिलाती वो अपने दरवाजे की तरफ भागी। करीम को जवाब मिल गया था। हंसते हुए उसने गाड़ी वापस मोड़ ली। ओह गॉड, क्यों होता है ऐसे? जो दिल में बसते हैं वो क्यों नहीं होते? खैर, ये कितना अजीब नावल था, लेकिन अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, थोड़ा डिफरेंट था। होपफुली कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।